एपिसोड 31 टू 40। 31 अध्याय 31 आली फैशन शो। समय लगभग सही था और बाकी सभी लोग अपने कागजात जमा कर चुके थे और कमरे से बाहर निकलकर गलियारे में खड़े हो गए थे। ली चुवेन ने कागजात एकत्र किए और फिर उनमें लिखे उत्तरों की जांच की। गलियारे में खड़े लोगों का एक समूह विराट को हैरानी से देख रहा था। पहले तो वे इस बात से हैरान रह गए कि प्रश्न कितने कठिन थे और उसने उन सभी को केवल 5 मिनट में ही पूरा कर लिया था। उसकी गति वाकई चौंकाने वाली थी। दूसरे, वे ली चुवेन के साथ बिताई गई उसकी रात से ईर्ष्या करते थे, खासकर ये देखते हुए कि उसने कितने फटे पुराने कपड़े पहने थे। जो व्यक्ति पहले विराट के सामने बैठा था अब उसके पास आ गया, क्योंकि उसने इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था कि उसने देवी के साथ एक रात बिताई थी। उसने विराट के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अरे भाई, क्या तुम कुछ बता सकते हो? बोलो, विराट ने कहा, और वह बेताब होकर अपनी नाक से बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। कुआं, मुझे ली चुवेन के साथ उस रात के बारे में बताओ। क्या वेन का कुंफू प्रभावशाली था? उस आदमी ने पूछा। बोलते बोलते उसका चेहरा लाल होने लगा। वास्तव में प्रभावशाली, विराट ने जवाब दिया। कितना प्रभावशाली है? उस व्यक्ति ने उत्साह से चमकते चेहरे के साथ पूछा। वह जानता था कि ली चुवेन जैसी शक्तिशाली महिला को पाना स्वर्ग पाने से भी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उसने इसके बजाय कुछ रोमांचक सुनने का विकल्प चुना। कई बार, 3 बार अंदर बाहर। मैं रुक रुक कर उस पर दबाव डालता रहा और वह भी कमाल की थी, मेरे दबाव का विरोध करती रही और उसका डटकर सामना करती रही। दर्जनों राउंड के बाद मैच टाई पर खत्म हुआ। टैंग ने उतने ही जोश से कहा। ये सुनकर उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सोचा कि चूंकि वह देवी की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए इस रोमांचक कहानी को सुनना भी उतना ही रोमांचक था। और नतीजा, बेशक मैं ही जीता, विराट ने उत्साहपूर्वक कहा। शानदार बड़े भाई, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आंखें मानो चमक रही थीं, मानो वह घुटने टेककर विराट के पैरों को गले लगाने के लिए तैयार हो। इससे विराट थोड़ा परेशान हो गया। ये तो बस पोकर का एक खेल था जिसमें 3 बार अंदर जाकर बाहर होना था और उसकी जीत कोई प्रशंसनीय बात नहीं थी। शहर के लोग खेलना बखूबी जानते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगली बार अगर काली स्टॉकिंग वाली लड़की के साथ फिर से कोई मुकाबला हुआ तो मैं तुम्हें जरूर फोन करूंगा, टैंग ने कहा। यह सुनकर वह आदमी शर्म से लाल हो गया, क्योंकि वह उन तीनों को इस तरह की हरकतें करते हुए कल्पना कर रहा था। उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने तुरंत झुककर गहरा प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद बड़े भाई, आप मेरे लिए सौभाग्य के सितारे हैं। अब से तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे बॉस हो। विराट थोड़ा हैरान था। ये तो बस पोकर खेलने का निमंत्रण था। यह आदमी इतना खुश क्यों था? शहर के लोग वास्तव में दुनियादारी से वाकिफ नहीं होते। तभी कमरे का दरवाजा खुला और ली चुवेन ठंडे लहजे में बाहर निकल आया। वह सबके पास आए और बोली, हु बिंग, झाओ कियांग, वुशिन और विराट जोंग, तुम चारों यहीं रुक जाओ। बाकी सब लोग अब जा सकते हैं। भीड़ तुरंत शोरगुल और हंगामे में तब्दील हो गई। आप हमें जाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? जी हाँ, हमें कारण बताओ। ली चुवेन का लहजा ठंडा रहा। इसका कारण परीक्षा के अंक हैं। मैंने अभी जिन 4 लोगों का नाम लिया उन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, इसलिए अब बाकी सब लोगों के जाने का समय हो गया है। भीड़ अब भी आश्वस्त नहीं थी, लेकिन इसी क्षण ली चुवेन ने सुरक्षाकर्मियों को बुलाया। लेया इंटरनेशनल के सुरक्षा गार्ड लाठियां लहराते हुए बाहर आए और तुरंत ही वे लोग पीछे हट गए। उनमें से अधिकांश लोग यहां इश्कबाजी करने की उम्मीद से आए थे और उनके पास फर्जी डिग्रियां थीं, कोई वास्तविक योग्यता नहीं थी। सुरक्षाकर्मियों को देखते ही वे तुरंत मुड़े और चले गए। विराट से बात कर रहा व्यक्ति भी उन्हीं में शामिल था। वह भी विराट को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा था और कह रहा था, मैं वांग वांग हूँ बड़े भाई, अगली बार और बात करेंगे। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। अगर तुम और वेन दोबारा ऐसा करोगे तो मुझे जरूर बताना। विराट हंस पड़ा। यह आदमी जरूर बेवकूफ़ होगा, लेकिन इसने विनम्रता से बिजनेस कार्ड स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह व्यक्ति बेहद प्रसन्न होकर चला गया। यहाँ केवल वही 4 लोग बचे जो उत्तीर्ण हुए थे। ली चुवेन ने उन पर ठंडी निगाहें डाली और फिर कहा, तुम चारों मेरे साथ आओ। जिस कमरे में वे पहले दाखिल हुए थे, जहाँ कहीं भी बैठने की जगह ढूंढ लो, ली चुवेन ने कहा। यह सुनकर विराट ने तुरंत बैठने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन उसने ली चुवेन से काफी दूर एक जगह चुनी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह बहुत करीब चला गया तो उसकी नाक से खून बहना बंद नहीं होगा। ली चुवेन ने विराट की बात अनसुनी कर दी और समझाना शुरू किया, आप चारों लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार हैं, इसलिए लॉरियल इंटरनेशनल में सफलतापूर्वक शामिल होने से पहले एक अंतिम मूल्यांकन बाकी है। अंतिम मूल्यांकन का जिक्र होते ही विराट को छोड़कर बाकी सभी की आंखें चमक उठीं। आपको लॉरियल इंटरनेशनल में हमारे काम की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। हम मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित काम करते हैं। हालांकि हम PR असिस्टेंट्स की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन आपको फैशन जगत की प्रमुख घटनाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए अंतिम दौर में प्रमुख फैशन आयोजनों से संबंधित प्रश्न होंगे। यह अंतिम दौर त्वरित उत्तर वाला होगा, जिसमें 5 प्रश्न होंगे। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति लॉरियल इंटरनेशनल का कर्मचारी बनेगा, ली चुवेन ने समझाया। तुरंत ही चारों आपस में चर्चा करने लगे। बेशक विराट को छोड़कर बाकी किसी को कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने पहले ही फैशन से जुड़े कई विषयों पर शोध कर लिया था और उन्हें कुछ सवालों के जवाब देना काफी आसान लगा। विराट तो पूरी तरह से अचंभित था। फैशन, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लीगा महाद्वीप में अपना सारा समय बिताने के कारण उसने केवल सैन्य वर्दी ही देखी और जिया यूकिंग ने उसके सारे कपड़े खरीदे। उन्हें ब्रांडों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अरे यार, क्या नौकरी ढूंढना इतना मुश्किल था? खैर, वह एक एक कदम करके आगे बढ़ेगा। ली चुवेन के बोलने के बाद उसने विराट की ओर देखा, जिसने सस्ते बाजार से खरीदे हुए कपड़े पहने हुए थे। ऐसा व्यक्ति फैशन को कैसे समझ सकता है? अगर उसने लिखित परीक्षा में अनुमान लगाकर भी परीक्षा पास कर ली तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
उसी क्षण कमरे के सामने से एक सफ़ेद स्क्रीन धीरे धीरे नीचे उतारी गई। इसका उपयोग प्रोजेक्शन के लिए किया जाना था। अचानक स्क्रीन पर एक दृश्य दिखाई दिया। एक फैशन शो चल रहा था जिसमें ग्लैमरस महिला मॉडल आगे पीछे घूम रही थी जबकि विभिन्न लोग नीचे से उन्हें देख रहे थे। हालांकि ये दृश्य अचानक रुकने से पहले केवल 10 सेकंड तक ही चला। पहला सवाल, ये फैशन शो कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ली चुवेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बाकी 4 लोग हड़बड़ी में याद करने लगे जबकि विराट ने महिला मॉडलों को देखते हुए महसूस किया कि वे उसे जानी पहचानी लग रही हैं। अचानक उसे याद आया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे उसे परिचित लग रहे थे। वह खुद उस दृश्य में था, काले कपड़े पहने हुए, दर्शकों में से किसी की रक्षा कर रहा था। वह व्यक्ति केल था जो दुनिया का सबसे भाग्यशाली फैशन पारखी था और जिसका रुतबा बेहद ऊंचा था। उस समय विराट ने अंगरक्षक की नौकरी की थी जिसमें उस फैशन शो में शामिल होना भी शामिल था। बेशक विराट को फैशन शो में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने जो काम पूरे किए थे उनके बारे में वह बहुत स्पष्ट था। उन्हें याद आया कि उनका काम एरिया फैशन शो में भाग लेने वाले फैशन के पारखी केल की रक्षा करना था। जी हाँ, एरिया फैशन शो, बस यही था। ऐसा लगता है कि उस साल वह 14 साल का था। तो फैशन शो 4 साल पहले हुआ था। विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 4 साल पहले श्रीलंका के चेंगचेंग में एरिया फैशन शो में। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कमरे में मौजूद लगभग सभी लोग स्तब्ध रह गए। ली चुवेन की भौहें तन गईं क्योंकि विराट से ही कह रहा था और फिर उसने अविश्वास भरी नजरों से उसकी ओर देखा। 32 अध्याय 32 काम पर लगी युवती। इस समय अन्य लोग भी विराट को देख रहे थे। 4 साल पहले का फैशन शो, उन्होंने इसके बारे में कभी सुना ही क्यों नहीं था। आखिरकार साक्षात्कार में आने से पहले उन्होंने फैशन से जुड़ी हर चीज़ की बारीकी से जांच की थी, लेकिन उन्हें इस विशेष फैशन शो के बारे में पहले कभी पता नहीं चला था। यह आदमी जरूर बकवास कर रहा होगा। विराट के पहनावे को गौर से देखने पर बाकी तीनों के चेहरों पर और भी अधिक तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। इतने फतेहाल कपड़ों में वह जरूर किसी ग्रामीण इलाके से आया होगा और अपने ऊपर इतने सारे सस्ते सामान होने के बावजूद उसमें फैशन के बारे में बात करने की हिम्मत भी थी। ये सचमुच हास्यास्पद था। मैं तुमसे कह रहा हूँ गंवार, अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो बकवास मत करो। आपको फैशन के बारे में क्या पता है? और ये वाली फैशन शो आखिर है क्या? मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। क्या ये कुछ ऐसा हो सकता है जो तुमने खुद बनाया हो? हु बिंग, एक गोल मटोल लड़का और एक विशिष्ट अमीर दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति जो थोड़ा पढ़ा लिखा था, अक्सर खुद को सोने और चांदी से सजाता था और फैशन की थोड़ी बहुत समझ रखता था। विराट को फटे पुराने कपड़ों में फैशन के बारे में बात करते देख उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, हाँ, सस्ते सामान पहनकर फैशन के बारे में बात करना और हमसे एक सवाल का जवाब देने की प्रतिस्पर्धा करना, ये तो वाकई एक मजाक है। क्या आपने कभी अरमानी का सूट देखा है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। झाओ कियांग ने भी ताना मारा, फिर अपने सूट का कॉलर खोलकर विराट को दिखाया। बाकी बचे व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर घोर तिरस्कार का भाव था जब उसने अपनी नई कमीज को छुआ जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड की थी। विराट को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह एक फैशन शो का हिस्सा था। इन लोगों को जो कहना था कहने दो, अंततः जवाब ही मायने रखता था। वे सब के सब काय थे। ये देखकर कि विराट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तीनों के चेहरों पर व्यंग्य का भाव और भी बढ़ गया। लेकिन उसी क्षण ली चुवेन ने मौन का संकेत दिया, सब लोग रुक जाओ। इस उम्मीदवार को बधाई, ये सही उत्तर देने वाला पहला व्यक्ति है। हालांकि ली चुवेन को खुद भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। बाकी तीनों लोग विराट का मजाक उड़ाना जारी रखने ही वाले थे कि उन्होंने ये सुना और उनके चेहरे एकदम से बदल गए। ये सही उत्तर कैसे हो सकता है? परीक्षक महोदय, क्या कोई गलती हो सकती है? हु बिंग ने संकोचपूर्वक पूछा। क्या आपको हम पर शक है? ली चुवेन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। हु बिंग ने तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन सोचा, बस इंतजार करो छोटी लड़की, अगर तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की तो एक बार तुम्हारे साथ जुड़ जाने के बाद हम देखेंगे कि मैं तुम्हें अपने वश में कर पाता हूं या नहीं। ली चुवेन ने हु बिंग की बात अनसुनी कर दी और याली फैशन शो के बारे में बताना शुरू कर दिया। याली फैशन शो को दुनिया के सबसे बड़े फैशन शो में से एक माना जाता है। हालांकि ये फैशन शो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं है, बल्कि कुछ फैशन प्रेमियों के लिए एक निजी सभा है। बेशक वे सभी फैशन के शीर्ष पारखी हैं, इसलिए उनकी गतिविधियां बेहद गुप्त होती हैं और आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल सकता है। हमारी कंपनी ने उस फैशन शो में शामिल होने वाले लोगों से वीडियो सामग्री खरीदने में काफ़ी पैसा खर्च किया है। ये किसने किया, इसका खुलासा करना उचित नहीं है। बस इन कुछ सेकंडों की वजह से हमारी कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ, जो याली फैशन शो में भाग लेने वालों की उच्च प्रतिष्ठा को दर्शाता है। ली चुवेन ने बताया। हु बिंग और बाकी सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने याली फैशन शो के बारे में कभी नहीं सुना था, यह इतना विशिष्ट था। लेकिन रुकिए, उस देहाती को इसके बारे में कैसे पता चला? वे सभी विराट की ओर देखने लगे। उसने जरूर अनुमान लगा लिया होगा। मैंने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था। ली चुवेन की बातें सुनकर विराट भी गहरे सदमे में आ गया। क्या वह फैशन शो इतना प्रतिष्ठित था? उसे याद आया कि वह ऐसे काम करने के लिए बहुत आलसी था। अगर डिजाइनर इतना आकर्षक न होता तो वह शायद इस काम में हाथ भी नहीं डालता। सभी की तीव्र निगाहों को देखकर उसने हैरानी से उनकी ओर देखा। इन लोगों को क्या हो गया है? उसे इतनी बेशर्मी से घूर रही थी। क्या वे बीमार थे? ली चुवेन को यह मानने में और भी कम दिलचस्पी थी कि विराट को उस फैशन शो के बारे में पता था, लेकिन चूंकि उसने सही उत्तर दिया था इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, उसने आगे कहा। हु बिंग और अन्य लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि विराट को फैशन के बारे में कुछ भी पता है। पहला सवाल तो संयोगवश पूछा गया था, अभी 4 और सवाल बाकी थे। वे अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते थे, उन्हें सब कुछ ठीक करना ही था।
उनकी निगाहें सामने लगी सफ़ेद स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। तभी सफ़ेद स्क्रीन पर एक लंबी पतली टांगों वाली विदेशी लड़की दिखाई दी। इस समय सड़क पर उसके कपड़ों में उसकी तस्वीरें खींची जा रही थीं, उसकी नाभि दिखाई दे रही थी, उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह पपीते जैसे स्तनों वाली और चेहरे पर मुस्कान लिए एक विशिष्ट विदेशी सुंदरी लग रही थी। उसने कई मोहक मुद्राएं बनाईं, लेकिन सबसे आकर्षक चीज़ उसके कपड़े थे, जो अपने जीवंत रंगों और अवर्णनीय सुंदरता के लिए जाने जाते थे। लेकिन 10 सेकंड बाद छवि गायब हो गई। ली चुवेन ने आगे बढ़कर कहा, दूसरा सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि मॉडल ने जो कपड़े पहने हैं वे किस ब्रांड के हैं, किस वर्ष निर्मित हुए थे और किस डिजाइनर द्वारा डिजाइन किए गए थे? मुझे पता है। हू बिंग ने अचानक अपना हाथ उठाया। बोलो। ली चुवेन ने हू बिंग को खड़े होने का इशारा किया। हू बिंग खड़ी हुई और बोलने लगी, चैनल महिलाओं के परिधानों का एक शीर्ष ब्रांड है, जिसे डिजाइनर प्लैंक ने वर्ष 5015 में बनाया था। फिर हू बिंग ने आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा, वह इस ब्रांड से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से पता थी कि यह शनेल ही है। ये सवाल तो मानो उन्हें सौंप दिया गया था। वह इस अवसर को कैसे ठुकरा सकता था? लेकिन इस समय ली चुवेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, माफ़ कीजिए, आप गलत हैं। हू बिंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक अप्रिय हो गया। ये कैसे संभव है? ये गलत नहीं हो सकता। ये साफ तौर पर शनेल है। कृपया बैठ जाए, ली चुवेन ने कहा। अनिच्छा से हू बिंग बैठ गया और उसके बगल में बैठे दोनों लोगों ने भी उस वस्त्र को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्हें लगा कि यह शनेल का उत्पाद है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। परीक्षक इसे गलत कैसे कह सकता था? उसी क्षण ली चुवेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर लेया इंटरनेशनल जियांगहाई शहर की अग्रणी फैशन कंपनी बनने जा रही थी, तो उससे पूछे जाने वाले प्रश्न इतने सरल कैसे हो सकते थे? मॉडल द्वारा पहने गए परिधान को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि उस ड्रेस को पहनना कितना अच्छा होगा। यह विशेष वस्तु अपने आप में अनूठी थी, जिसे एक रहस्यमय डिजाइनर ने बनाया था, जिसने केवल यही एक पोशाक तैयार की थी, जो अत्यंत दुर्लभ है। हालांकि इस परिधान को देखने के बाद लगभग सभी डिजाइनरों ने इसे अविश्वसनीय रूप से सुंदर, दिव्य शिल्प कौशल से परे एक कलाकृति के रूप में माना। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वहां मौजूद किसी ने भी इसके बारे में नहीं सुना होगा। फिर उसने विराट की ओर मुड़कर देखा और पाया कि उसकी आंखें धुंधली सी थीं। स्पष्ट रूप से वह दिवास्वप्न देख रहा था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, ये सोचकर कि भाग्य के भरोसे काम नहीं चलेगा। वास्तव में विराट स्तब्ध रह गया था। अगर कोई उसे सामने से देखे तो उसे महिला के कपड़ों को देखकर उसकी आंखों में सदमे का भाव, यहाँ तक कि थोड़ी सी शर्म भी दिखाई देगी, ठीक वैसे ही जैसे किसी कलाकार की सबसे खराब कृति सामने आ गई हो। मेरी पहली रचना। जैसे ही यादों की एक श्रृंखला उसके दिमाग में कौंधी, विराट लगभग जोर से चिल्ला उठा। वह कभी नहीं भूलेगा कि यह कौन सा कपड़ा था। 33 अध्याय 33 पत्ते नीचे गिर रहे हैं। इसे वजन वर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विराट का पहला डिजाइन था और उनका एकमात्र डिजाइन भी था। इस रचना की उत्पत्ति की बात करें तो यह एक मजाक ही है। यह घटना तब घटी जब वह केल नाम के एक फैशन डिजाइनर की सुरक्षा कर रहा था। विराट ने एक फैशन शो में मॉडलों पर पहने हुए कपड़े देखे और सोचा कि वे अच्छे लग रहे हैं, इसलिए उसने कागज का एक टुकड़ा उठाया और अपना खुद का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। बेशक विराट बस ऐसे ही खेल रहा था, वह बहुत ऊब गया था और आप कह सकते हैं कि वह यूं ही कुछ भी बना रहा था। लेकिन जब केल ने अपना चित्र पूरा कर लिया तो उसे विराट का बनाया हुआ चित्र मिला और उसने उसे डिजाइन में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति घोषित कर दिया और यह जानने पर जोर दिया कि विराट ने इतनी उत्तम रचना कैसे बनाई। विराट को बेशक इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह झांसा देना जानता था, इसलिए उसने जमकर डींगे मारी और कई ऐसे कारण बताए जिनसे केल की आंखें चमक उठीं। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वह विराट के डिजाइन को बनाना चाहता है। आपने जो बकवास की है उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी। और विराट निश्चित रूप से केल को यह नहीं कह सकता था कि वह सिर्फ झांसा दे रहा था। उसे लगा कि केल सिर्फ मजाक कर रहा है और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब उसने आज मॉडल पर कपड़े देखे तो विराट को एहसास हुआ कि उसके बनाए गए रेखाचित्र वास्तव में एक पोशाक में बदल गए थे। इसी समय ली चुवेन विराट के पास पहुंचा। उसके हैरान चेहरे को देखकर उसने अनुमान लगाया कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे नीचा दिखाने के इरादे से उसने कहा, विराट जोंग, अभी मॉडल ने जो पोशाक पहनी थी उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या इसमें सहजता से परिपूर्ण होने का आभास नहीं होता? विराट भी सदमे में था जब उसे रोका गया। ली चुवेन का सवाल सुनकर उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ये सुनकर ली चुवेन तुरंत क्रोधित हो गया। वह उस रहस्यमय उस्ताद के काम की बहुत प्रशंसा करती थी और सोचती थी कि विराट जोंग, वह धोखेबाज, कुछ तारीफ करेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने कुछ भी महसूस नहीं किया। आपको फैशन के बारे में क्या पता है? इस तरह के फैशनेबल पहनावे ने एक युग को प्रभावित किया है। क्या आपको पता है, शनेल ने इसी पोशाक से प्रेरित एक परिधान बनाया है? विराट ने अपना सिर हिलाया। वह बस ईमानदार था। आखिरकार ये शुरू से ही महज एक साधारण सा रेखाचित्र था। महसूस करने लायक क्या था? ये तो बस मजे के लिए था। विराट को चुप देखकर ली चुवेन और भी क्रोधित हो गया। क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? आप लॉरियल इंटरनेशनल में अपनी नौकरी के लिए किस तरह से योग्य साबित होंगे? उस समय जब विराट ने कहा कि कपड़े देखने के बाद उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, तो हू बिंग और अन्य लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। फैशन को समझने का दावा करता है, कितना बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं पता। वह पोशाक इतनी पवित्र थी, ये दर्शाती है कि वह रहस्यमय डिजाइनर कितना प्रतिभाशाली और विशिष्ट शैली का डिजाइनर था, वास्तव में असाधारण। मैं हू बिंग इस डिजाइनर का सम्मान करता हूँ। वह अब मेरे आदर्श हैं। वो मेरे भी आदर्श हैं। झाओ कियांग ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, मैं उस रहस्यमय डिजाइनर को एक दिन जरूर ढूंढूंगा और उसका शिष्य बनूंगा। विराट अवाक रह गया। प्रतिभावान? बिल्कुल नहीं। असाधारण? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी अभी एक स्केच बनाया है। मुझे पता है कि यह पोशाक किसने डिजाइन की है। विराट ने कहा, क्योंकि उसे अभी भी अपना काम जारी रखना था।
पहले प्रश्न का उत्तर दें। ली चुवेन कुछ बोलने ही वाली थी कि विराट की बात सुनकर उसकी भौहें तन गईं। तुम्हें पता है? ली चुवेन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। जब उन्होंने इस उद्योग में कदम रखा तो उन्होंने इस पोशाक के बारे में सुना तो था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि डिजाइनर कौन है। कुछ दिन पहले ही जब परीक्षा का विषय तय हुआ तब उसे इसके बारे में पता चला। उसे नहीं लगता था कि विराट को इस बारे में कोई जानकारी होगी। हू बिंग को भी इस पर विश्वास नहीं था। अगर उसे नहीं पता था तो एक देहाती को कैसे पता चलेगा? बच्चे, बकवास मत करो, तुम तो बस एक देहाती हो, तुम्हें क्या पता होगा। यहाँ से चले जाओ और इधर उधर खड़े मत रहो। हाँ, सच में बहुत परेशान करने वाला। ये सुनकर विराट ने हू बिंग और अन्य लोगों की ओर मुड़कर देखा। उसकी निगाहें बदल गईं। अगर कुछ दिन पहले की बात होती और ये दोनों इतने परेशान करने वाले होते तो वह उन्हें पहले ही बाहर निकाल चुका होता। विराट की निगाहें देखकर हू बिंग का दिल एक पल के लिए रुक गया और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ कदम पीछे हट गया, मानो उसने किसी खूंखार जानवर को देख लिया हो जो किसी भी क्षण उस पर झपट्टा मारकर उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ली चुवेन ने विराट की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी उसके कहे शब्दों पर विचार कर रही थी। वह जानती थी कि जो कोई भी इन कपड़ों की उत्पत्ति से परिचित होगा वह फैशन उद्योग में एक प्रमुख हस्ती ही होगा। उसने कसम खाई कि अगर विराट बकवास कर रहा है तो वह उसी क्षण लाइया इंटरनेशनल में रहने की उसकी योग्यता छीन लेगी। क्या आपने अभी अभी कहा कि आप जानते हैं कि इस परिधान को किसने डिजाइन किया है? क्या वह सच है? विराट ने सिर हिलाया। मुझे पता है। तो फिर बोल दो, ली चुवेन ने चिंतित होते हुए उससे आग्रह किया। ओह, विराट ने सिर हिलाया। दरअसल वह कुछ हद तक अवाक महसूस कर रहा था, लेकिन वह वास्तव में जानता था ये कपड़ा किसी खास ब्रांड का नहीं है। इसका नाम है पत्ते गिरते और बहते जा रहे हैं। डिजाइनर का नाम विराट चोंकितुया है। विराट के बोलते ही उसका चेहरा भी लाल हो गया। जहां तक इसके उस नाम के पीछे के कारण की बात है वह तो और भी हास्यास्पद है। जब केल ने उससे उसके काम का नाम पूछा, क्योंकि उसने पहले काफी शेखी मारी थी, तो उसे इतना नीरस नाम बताने में शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी उसने आंगन में बाहर पेड़ से पत्ते गिरते देखे और अचानक ही उसे पत्ते गिर रहे हैं, बह रहे हैं की धुन सूझी। लेकिन डिजाइनर के नाम के बारे में विराट अपना असली नाम बताने से इनकार कर सकते थे। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने झट से कह दिया, विराट चोंकितुया, जिसका मतलब था विराट के चित्र। जैसा कि उम्मीद थी, केल शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। उसी क्षण नाम सुनते ही हू बिंग और अन्य लोग जोर से हंस पड़े। परीक्षक महोदय, मुझे लगता है कि अब इस व्यक्ति को बाहर निकालने का समय आ गया है। उसे कुछ नहीं पता और वह यहाँ बस बकवास कर रहा है। पत्तियां गिर रही हैं, बह रही हैं। इतना गहन कार्य है और फिर भी उन्होंने ऐसा नाम क्यों रखा? इस आदमी को फैशन की बिल्कुल भी समझ नहीं है। और टैंग चोंकितुया, आइंस्टीन या आर्किमिडीज का नाम क्यों नहीं लेते? तब तक ली चुवेन वहीं खड़ी थी, सदमे में थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। यह अकल्पनीय था, बिल्कुल अकल्पनीय। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बधाई हो, आपने बिल्कुल सही कहा। यदि पिछला प्रश्न भाग्य पर आधारित था तो यह प्रश्न महज भाग्य पर आधारित नहीं हो सकता। इतना भाग्यशाली कोई नहीं होता। कुछ दिन पहले ली चुवेन ने जिस डिजाइन और डिजाइनर की वह प्रशंसा करती थी, उसका नाम सुनकर वह दंग रह गई थी। कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत रचना को पत्ते गिरते और बहते हुए जैसा नाम दे दे? उसने सोचा था कि इस सवाल का सही जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन अब किसी ने वास्तव में सफलता हासिल कर ली थी। यह हू बिंग और बाकी दो लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा बेतुका नाम भी हो सकता है। साथ ही उन्हें स्थिति की गंभीरता का भी एहसास हुआ। इस देहाती लड़के ने अब तक 2 सवालों के सही जवाब दिए थे। कुल मिलाकर केवल 5 ही सवाल थे। अगर उसने एक और सही जवाब दिया तो वे लोग ही चले जाएंगे। वे हार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर किसी अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी का बच्चा फैशन के मामले में किसी देहाती लड़के से हार जाए तो यह एक बहुत बड़ा मजाक होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, विराट ने आग्रह किया। वह इस विषय पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह शर्मिंदा था। अगर उसे पता होता कि उसका काम इतना प्रतिष्ठित साबित होगा तो वह शुरू से ही कोई गहरा नाम सोच लेता। विराट की बातें सुनकर अभी भी स्तब्ध ली चुवेन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे उस कृति का नाम कैसे पता चला। ये तो सिर्फ एक अनुमान ही होगा। निश्चित रूप से यह एक अनुमान ही था, लेकिन क्या उन्हें इतना सटीक अनुमान लगाना जरूरी था? ये बहुत डरावना था। उसने अगले प्रश्न पर जाने का फैसला किया। अगला प्रश्न, इस आदमी के लिए इसे सही करना नामुमकिन है। इस समय पूरा कमरा एक अजीब सी आभा से भर गया था। 34 अध्याय 34 पूरी तरह से मांस। विराट काफी उदास महसूस कर रहा था। आखिर ये लोग उसे इस तरह क्यों देख रहे थे? सौभाग्यवश इस समय ली चुवेन ने अगला प्रश्न घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी थी। एक बार फिर उनके सामने सफेद स्क्रीन पर एक छवि दिखाई दी। इस बार यह सिर्फ एक तस्वीर थी। इसमें एक सुनहरे बालों वाली महिला को वहां खड़े दिखाया गया था, जिसकी मुद्रा अत्यंत सुंदर थी। हू बिंग और बाकी लोग यह नजारा देखकर मानो लार टपका रहे थे। 10 सेकंड के संक्षिप्त अंतराल के बाद छवि स्थिर हो गई। ली चुवेन ने हू बिंग और उसके साथियों पर आंखें घुमाते हुए कहा, अब तीसरे सवाल के लिए जो तस्वीर आपने अभी देखी वह मदीना नाम की एक मशहूर विदेशी गायिका की है। जो भी मुझे इस गायिका के माप सबसे कम समय में बता देगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। फैशन उद्योग में लंबे समय से कार्यरत ली चुवेन ने बिना किसी झिझक के माप का उल्लेख किया। इसके विपरीत कंप्यूटर के बगल में बैठी जियाओवू शर्मा गई। हाल ही में लॉरियल इंटरनेशनल में शामिल होने के कारण जियाओवू अभी भी ऐसे विषयों को लेकर कुछ हद तक संवेदनशील थी। दरअसल ये सवाल बहुत आसान था। इसका जवाब इंटरनेट पर हर जगह मिल सकता था। जैसे ही हू बिंग और अन्य लोगों ने उस महिला को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये सवाल आसान था। हर कोई मदीना को जानता था। उसके गाने इतने आकर्षक थे और उसका फिगर भी बेहद शानदार था। वे सभी मदीना के प्रशंसक थे। प्रशंसक होने के नाते वे अपने आदर्श के माप के बारे में कैसे नहीं जान सकते।
मदीना के प्रति उनकी श्रद्धा का एक बड़ा कारण उनका आकर्षक व्यक्तित्व था। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। B83W61H89। हुबिंग ने झटपट संख्याएं याद की और उत्साह से चमकती आंखों से उन्हें बोल दिया। ये सुनकर बाकी दोनों को एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है और उन्हें पछतावा हुआ। ये तो मानो एक स्पष्ट सवाल था। जब मदीना ने पहली बार डेब्यू किया था तब तक वह अपने शारीरिक माप का खुलासा कर चुकी थी। धरती पर हर कोई उन्हें जानता था। लीचुवेन मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि ये लोग इसी तरह जवाब देंगे। अगर पृथ्वी पर हर कोई मदीना के माप जानता होता तो लॉरियल इंटरनेशनल अभी भी उसे मूल्यांकन के माप के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकता था। दरअसल 1 महीने पहले लीचुवेन एक व्यावसायिक यात्रा पर मदीना से सहयोग पर चर्चा करने के लिए मिली थी और उन्होंने मदीना के बारे में सब कुछ जान लिया था। इस सवाल का जवाब देना कोई खास मुश्किल नहीं था, बस मदीना का नियमित रूप से बारीकी से अवलोकन करने की जरूरत थी। हुबिंग ने जो जवाब दिया था वह महज आधिकारिक जवाब था। गलत, लीचुवेन ने कहा। असंभव। इस बार हुबिंग भड़क उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह तो यह अंक हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अरे, इंटरनेट पर मौजूद आधिकारिक आंकड़े तो यही कहते हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके लिए इसकी जांच कर लेता हूं। हुबिंग ने अपना आईफोन निकाला। ये भी B83W59H89 है। बहस जारी रहने के दौरान विराट ने बोलना शुरू किया। वह मदीना को जानता था क्योंकि एक समय उसने उसे अपनी बाहों में लिया था। एक बार एक कार्य पूरा करते समय वह मदीना के साथ था। देहाती गंवार फिर से बकवास कर रहा है। मैंने अभी जो कहा उसे स्वयं मदीना ने स्वीकार किया है। तुम्हारा तो मनगढ़ंत है, हुबिंग ने कहा। अब वह विराट को देखकर असहनीय रूप से परेशान था, जो लगातार भाग्यशाली होता जा रहा था। उस समय बाकी दोनों को भी विराट से नफरत थी और वे चाहते थे कि वे उसके अतीत की छानबीन कर पता लगा सकें कि वह किस छेद से बाहर निकला है। हालांकि इस समय लीचुवेन ने एक बार फिर विराट को इस तरह देखा मानो वह किसी पागल को घूर रही हो। बधाई हो, आपने फिर से सही जवाब दिया। लीचुवेन थक चुकी थी। इस आदमी ने फिर से सही अनुमान कैसे लगा लिया? आखिर उसे यह जानकारी कहाँ से मिली? यह अविश्वसनीय था। क्या वह वास्तव में कोई पेपराजी हो सकता है जो मदीना का पीछा कर रहा था? हेमोजे वाली लड़की, क्या तुम्हें मुझे ऐसे देखना जरूरी है जैसे तुम घबरा रही हो? विराट ने लीचुवेन की घूरती नज़र को देखा और तुरंत चिढ़ गई। कुछ मापों को जानने में क्या बुराई थी? इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे तो बस इसलिए पता चला क्योंकि मदीना ने उसे गले लगाया था। स्टॉकिंग्स गर्ल का जिक्र सुनते ही लीचुवेन गुस्से से भड़क उठी। अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। इसमें फेंकने लायक क्या है? मैंने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। अब से हम सहकर्मी हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय वास्तव में यही स्थिति थी। मूल्यांकन में 5 प्रश्न और 3 सही उत्तर होने पर कोई भी सीधे पास हो सकता है। लीचुवेन को जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये व्यक्ति जो जाली प्रमाण पत्र बनाने का काम करता था, सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया था। वह विराट को अपनी कंपनी में शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकती थी। ऐसे लंपट व्यक्ति के साथ कंपनी की सभी बहनें शायद खतरे में पड़ जाएंगी। तुम शर्तों को पूरा नहीं करते। लीचुवेन ने विराट की ओर इशारा किया। स्टॉकिंग्स वाली लड़की, मैं तुम्हारे लिए इसे सुझाव देता हूँ। आपने डिप्लोमा देख लिया है, आपने 8 भाषाओं की जांच कर ली है और मैंने सभी आकलन सही किए हैं। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सबसे अलग दिखता हूँ? विराट ने कहा। हाँ। लीचुवेन को शब्द ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। कंपनी द्वारा निर्धारित सभी शर्तें पूरी कर ली गई थीं। क्या तुम लोग अभी जाने वाले नहीं हो? उसी क्षण विराट ने हुबिंग और अन्य लोगों की ओर देखा। तुम लोग परीक्षा में पास नहीं हुए, इसलिए अब तुम जा सकते हो। गुस्से से दांत भींचे हुए हुबिंग लॉरियल इंटरनेशनल में लड़कियों का पीछा करने आया था। उसके पास एक अच्छी योजना थी, पहले पहुंचो फिर जिसका चाहो उसका पीछा करो। लेकिन अब कुछ नहीं। आप क्या? सुरक्षा, विराट ने जोर से पुकारा। लॉरियल इंटरनेशनल के सुरक्षा गार्ड आगे आए। इन्हें बाहर निकालो, भर्ती के नतीजे घोषित हो चुके हैं और ये लोग अभी भी यहीं मंडरा रहे हैं और जाने से इनकार कर रहे हैं। विराट ने आदेश दिया। पहरेदार आगे बढ़े और हुबिंग और उसके साथियों को अपने साथ ले गए। महोदय, कृपया लॉरियल इंटरनेशनल में हंगामा न करें। इतना कहकर वे हुबिंग और बाकी लोगों को अपने साथ ले गए। हुबिंग ने निराशा में अपने दांत भींचे, विराट की ओर पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि वह इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। अब उस कमरे में विराट, जोंग, लीचुवेन और शियाओ वही रह गए थे। विराट ने लीचुवेन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। मोजे वाली लड़की, देखो अब कोई और नहीं है। वे सभी जानते थे कि वे इसके काबिल नहीं हैं और उन्होंने हार मान ली। लीचुवेन, जो अभी भी सदमे में थी, जब उसे होश आया तो उसे विराट का गला घोंटने की एक अनियंत्रित इच्छा महसूस हुई। उन्होंने कब हार मान ली थी? स्पष्टतः आपने सुरक्षाकर्मियों से उन्हें बाहर निकलवा दिया। उसने पहले कभी किसी इतने बेशर्म इंसान से मुलाकात नहीं की थी। अब जब आसपास विराट के अलावा कोई और नहीं था तो लीचुवेन के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब आप लॉरियल इंटरनेशनल के सदस्य हैं, लीचुवेन ने ठंडे स्वर में कहा। वाह, विराट ने उत्साह से कहा। क्या वेतन सचमुच 10,000 है? हाँ, लीचुवेन ने कहा। तो फिर मैं काम कब से शुरू करूं? विराट ने पूछा। कल। बहुत खूब, तो मोजे वाली लड़की, अगर और कुछ नहीं तो मैं पहले ही जा रहा हूं। विराट ने खुशी से हाथ हिलाया और चला गया। लीचुवेन क्रोधित होने के साथ साथ जिज्ञासा से भी व्याकुल था। ये किस तरह का व्यक्ति था? वह कितना बेशर्म हो सकता है? लेकिन उसने कसम खाई कि एक दिन वह इस बेशर्म आदमी को कंपनी से बाहर निकाल देगी। 35 अध्याय 35 बाइकर गैंग। अंततः मूल्यांकन समाप्त हो गया। विराट बेहद खुश था क्योंकि नौकरी मिलने का मतलब था कि उसने जियांगहाई शहर में अपनी जगह बना ली थी। अब बस जियांगडोंग ग्रुप और आर्या वेईवेई को ढूंढना बाकी था और फिर सगाई तोड़ देनी थी। इमारत से बाहर निकलने के बाद विराट अपनी मोटरसाइकिल ढूंढने चला गया।
इंटरव्यू में उनका अधिकांश सुबह का समय बीत गया था और उन्हें भूख लगी थी। उसने पहले घर जाने का फैसला किया। उसने चाबी लगाई और एक जोरदार किक के साथ मोटरसाइकिल तेजी से स्टार्ट हो गई और पार्किंग स्थल से इतनी तेजी से निकल गई मानो वह प्रकाश की गति से चल रही हो। बुजुर्ग द्वारपाल चाय की चुस्की ले रहा था कि अचानक उसे अपने पास से एक तेज गर्जना की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई उसकी साइकिल चुरा रहा होगा, इसलिए उसने जल्दी से चश्मा लगाया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शायद मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। इस बीच ली चुवेन ने विराट की जानकारी की मोटे तौर पर समीक्षा कर ली थी, लेकिन उसने राष्ट्रपति के साथ उसके अतीत को साझा करना आवश्यक समझा। सारी तैयारी करने के बाद वह राष्ट्रपति के कार्यालय की ओर चल पड़ी। नॉक नॉक नॉक, उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक ठंडी आवाज आई, अंदर आएं। ली चुवेन ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। राष्ट्रपति का कार्यालय बेहद आलीशान था। कमरे में सबसे प्रमुख वस्तु एक विशाल नानमूल डेस्क थी, जिसके बगल में एक बड़ा सोफा रखा था और ये सभी महंगे फर्नीचर से बने थे। फिलहाल व्यावसायिक पोशाक पहने एक महिला डेस्क पर दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थी। राष्ट्रपति महोदय, भर्ती के नतीजे आ गए हैं। यह उनकी प्रोफाइल है, मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए, ली चुवेन ने कहा। व्यावसायिक पोशाक पहने महिला ने ली चुवेन की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भर्ती के बारे में आपको मुझे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपके निर्णय पर भरोसा है। निर्णय? अगर ली चुवेन के पास अधिकार होता तो उसने बहुत पहले ही विराट को बर्खास्त कर दिया होता। उसने राष्ट्रपति से संपर्क इसलिए किया क्योंकि विराट का व्यवहार कुछ अजीब था। नहीं, ये व्यक्ति काफी विचित्र है। आपको शायद आखिरी मूल्यांकन प्रश्न याद होगा, ये कठिन और विचित्र था, लेकिन उसने पहले 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, ली चुवेन ने समझाया। काउंटर पर बैठी महिला ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे उसकी जानकारी देखने दीजिए। वह भर्ती संबंधी प्रश्नों और उनकी कठिनाई से अवगत थी। किसी का 3 सवालों का सही जवाब दे पाना वाकई आश्चर्यजनक था। ली चुवेन ने विराट की फाइल सौंपी। महिला की नज़र उस नाम पर पड़ी। उसकी भौहें एक बार फिर सिकुड़ गईं, इस बार थोड़ी घबराहट के साथ। उसने झटपट ली चुवेन की ओर देखा और बोली, विराट जोंग, वह व्यक्ति किस तरह का है? ली चुवेन को राष्ट्रपति से इस तरह का सवाल पूछे जाने की उम्मीद नहीं थी। विराट की शक्ल याद आते ही उसने झुंझलाहट से दांत पीसते हुए कहा, वह ज्यादा बुरा नहीं दिखता, थोड़ा सुंदर दिखता है। आप जा सकते हैं, उस कठोर स्वभाव वाली महिला ने कहा। हाँ, ली चुवेन ने सिर हिलाया और फिर जाते समय दरवाजा बंद कर दिया। महिला ने अपने हाथों में मौजूद फाइल पर लिखे नाम को दोबारा देखा, फिर उसे मेज पर रख दिया और बार बार उस पर विचार करने लगी। विराट जोंग, क्या तुम वापस आ गए हो? वह निर्मम महिला कोई और नहीं बल्कि आर्या थी। इस समय विराट नाम देखते ही मन में कुछ विचार आया। ये वह विराट नहीं हो सकता जिससे मेरी शादी तय हुई है। क्या पिताजी ने यह नहीं कहा था कि वह अभी भी विदेश में है? नहीं, उसे फोन करके पुष्टि करनी होगी। आर्या बहुत चिंतित थी। उसने आईफोन निकाला, अपने पिता का नंबर ढूंढा और डायल किया। ब्रर ब्रर ब्रर। दूसरी तरफ से आवाज तुरंत आ गई। वे पापा को फोन कर रही हूँ, क्या बात है? दूसरी ओर सफेद टोपी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी गोल्फ कोर्स पर खड़ा होकर अपना क्लब घुमा रहा था। वह आर्या के पिता आर्या चेंग थे। पापा, पिछली बार जब आपने विराट का जिक्र किया था जिससे मेरी सगाई हुई है, वह अब कहाँ है? आर्या ने हिचकिचाते हुए पूछा। आर्या चेंग ने अपना गोल्फ क्लब घुमाया जिससे गेंद हवा में उड़ गई। फिर उसने फोन उठाया और कहा, वे तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? मैंने तुम्हें बताया था, विराट से तुम्हारी सगाई तुम्हारे दादाजी ने तय की थी। अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस ये जानना चाहती थी कि विराट कहाँ है। आर्या वे जानती थी कि ऐसा ही होगा, उसने अनिच्छा से कहा। ये वाला अभी भी विदेश में ही होगा, विराट परिवार ने अभी तक कोई खबर नहीं भेजी है। आर्या चेंग ने दूसरी तरफ से हंसमुख होकर कहा। क्या आप भी विराट को देखना चाहते हैं? ठीक है, मैं बाद में विराट परिवार से संपर्क करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वे विराट को जल्दी भेजें ताकि आप जल्द ही मिल सकें। आखिरकार आप भावी पति पत्नी हैं। नहीं पापा, मैं अब ठीक हूँ, अलविदा। आर्या वे ने अचानक कॉल खत्म करने वाला बटन दबाया, फोन नीचे फेंक दिया और राहत की एक लंबी सांस ली। मामला काफी करीबी था, बशर्ते वह विराटन हो। उस समय पूरा कार्यालय खाली था। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक के बाद एक फैशन के विज्ञापन दिखाई दे रहे थे, लेकिन आर का उन्हें देखने का कोई मन नहीं था। इसके बजाय वह सोच में डूबी हुई छत की ओर देखने लगी। विराट जोंग, मैं तुमसे अभी तक मिला नहीं हूँ, लेकिन तुमने पहले ही मेरी आत्मा पर अधिकार कर लिया है। क्या हम सचमुच पति पत्नी बनेंगे? उसी समय मोटरसाइकिल पर तेजी से दौड़ रहे विराट को अचानक जोर से छींक आ गई। इस समय मेरे बारे में कौन सोच रहा है? फिर उसने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और मोटरसाइकिल तेजी से आगे बढ़ गई। नियॉन लाइटों के नीचे सवारी करना रोमांचकारी अनुभव था। जियानगहाई बहुत बढ़िया था। कभी कभी विराट सोचता था कि वह कब एक आम आदमी की तरह सरल और सुखी जीवन जी सकेगा। अगर यह भी संभव नहीं होता तो भी सिर्फ जीवित रहना ही काफी होता। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, केवल 6 महीने। अनजाने में ही उसने अपनी गति धीमी कर दी, लेकिन उसी क्षण कई मोटरसाइकिल सवार तेजी से उसके पास से गुजरे। सभी ने हेलमेट पहन रखे थे और विराट पर सीटी बजा रहे थे, जो स्पष्ट रूप से उसे उकसाने का संकेत था। वूश वूश वूश। विराट ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन सवारों ने उसे अश्लील गाली दी। विराट को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। बीच वाली उंगली दिखाना तिरस्कार का प्रतीक था। क्या उसका तिरस्कार किया जा रहा था? अरे, हमसे रेस लगाने की हिम्मत है, उनमें से एक ने विराट पर चिल्लाते हुए कहा। नहीं चाहता, विराट ने साफ इनकार कर दिया। इस समय तो वह बस घर जाकर खाना खाना चाहता था। आपकी बाइक अच्छी लग रही है, वाकई रेसिंग बाइक है। मैंने सोचा था कि तुम माहिर हो, लेकिन पता चला कि तुम तो बस एक काया हो। एक आदमी ने तिरस्कार करते हुए उसे फिर से गाली दी।
इसके बाद समूह ने फिर से अपनी गति बढ़ाई और एक जोरदार शोर के साथ वे आगे बढ़े। इस बार विराट इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे गाली देने का इतना शौक था कि वह उन्हें सबक सिखा देता था, उन छोटे मोटे बदमाशों को जो उसके चेहरे पर चिल्लाकर उसे बकवास कहते थे। उसने तुरंत एक्सीलरेटर पर पैर रखा और उसकी मोटरसाइकिल बिजली की तरह भीड़ के बीच से निकल गई। इससे पहले उपहास करने वाला समूह स्थानीय बाइकर गैंग था, जिसमें जियांगहाई शहर के अमीर युवा बच्चे शामिल थे, जिन्होंने स्ट्रीट रेसिंग के लिए ये टीम बनाई थी। वे हर रात शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते थे और अब वे सड़क पर रेसिंग कर रहे थे। भाई मो, वो बच्चा अभी अभी बहुत डरपोक था। भले ही उसकी बाइक बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कम से कम वह रेसिंग बाइक तो थी। रेस बाइक वाले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना ही काफी मुश्किल था जिसे चुनौती दी जा सके, और उस व्यक्ति ने तो साफ इनकार कर दिया। कितनी निराशाजनक बात है, मोटे चेहरे के कारण मुश्किल से दिखाई देने वाली आंखों वाले एक मोटे आदमी ने कहा। वह तो बस एक काया है, एक और लंबे और पतले आदमी ने हंसते हुए कहा। ब्रोमो के नाम से मशहूर, जिसका पूरा नाम मोलिन है और जो बाइकर गैंग का दूसरे नंबर का सरदार है, वह भी मुस्कुराते हुए बोला, उन्हें देखना चाहिए कि हम कौन हैं, बाइकर गैंग। जियांगहाई में हमसे तेज साइकिल कौन चला सकता है? बिल्कुल सही, हाँ हाँ। जब समूह हंस रहा था तभी एक तेज रफ्तार साइकिल की आवाज़ उनके पास से गुजरी। सबके चेहरे बिगड़ गए। क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? वो कैसी आवाज़ थी? मोलिन थोड़ी देर रुकी और फिर पूछा। मोटरसाइकिल जैसी आवाज़ आ रही थी। क्या कोई रेसिंग कर रहा है? असंभव, हमें कोई बाइक नहीं दिखी। ये तो भ्रम ही होगा। हाँ, एक भ्रम। जब वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे तो उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि कोई भी उनके बाइकर गैंग से तेज गति से बाइक चला सकता है। लेकिन उसी क्षण उनके आगे एक मोटरसाइकिल सवार प्रकट हुआ और उसने सड़क के किनारे का रास्ता रोक दिया। सवारों ने झट से ब्रेक लगाया और बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर कौन है जो इस तरह सड़क रोक रहा है? क्या मौत को दावत दे रहा है या क्या इतनी जल्दी पुनर्जन्म लेने की कोशिश कर रहा है? आखिर ये कौन है? मोलिन ने गौर से देखा तो पाया कि आगे विराट खड़ा था। उसकी पुतलियां फैल गईं। क्या ये वही व्यक्ति नहीं था जो उनके पीछे था और अब वह उनके सामने था? सड़क को अवरुद्ध करने वाला व्यक्ति वास्तव में विराट था। उसने इन लोगों के आने का लंबे समय तक इंतजार किया, फिर बाहर निकला और उनसे कहा, अभी अभी मुझे किसने गाली दी? अब आगे आओ। 36वां अध्याय, जिसका मैं अभी भी घर जाकर रात का खाना खाने का इंतजार कर रहा हूँ। 36वां अध्याय, जिसका मैं अभी भी घर जाकर रात का खाना खाने का इंतजार कर रहा हूँ। बाइकर गैंग के सदस्य लगभग अवाक रह गए। क्या यह आदमी हमारे ठीक पीछे नहीं था? वह इतना तेज कैसे हो गया? लेकिन वे जल्दी ही क्रोधित हो गए। बातूनी और मोटे ताजे व्यक्ति ने आगे बढ़कर विराट की ओर इशारा करते हुए गाली दी, क्या तुम आत्महत्या करने वाले हो? हम बाइकर गैंग वाले इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं और तुम यहाँ खड़े होकर मौत को दावत दे रहे हो। अगर हमने जल्दी से ब्रेक नहीं लगाया होता तो अब तक तुम कीमा बन चुके होते। बाकी लोगों ने भी गाली गलौज और अपशब्द कहे। ओह, ये तो बाइकर गैंग है, लेकिन क्या मैंने आपसे आपके नाम पूछे थे? बकवास बांध कर, अभी अभी मुझे कौन गाली दे रहा था? विराट ने कहा। ओह, कितना बहादुर आदमी है। मैं नहीं, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें गाली दी थी। इसके बारे में क्या है? मैं अब भी तुम्हें गाली दे रहा हूँ। एक लंबा पतला लड़का बाहर निकला और गाली देना जारी रखा। तो ये तुम ही थे, है ना? ठीक है, तुम्हें गाली देना पसंद है ना? बस प्रतीक्षा करो, विराट ने कहा। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। यातायात नियमों का पालन करना अभी भी आवश्यक है। फिर मुड़कर वह सड़क से बाहर चला गया। बाइकर गैंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि विराट क्या करने वाला है। कुछ ही पल पहले वह इतना उग्र था, क्या अब वह भाग रहा था? तो आखिरकार वह एक काय ही निकला। दुबले पतले और गुस्सैल स्वभाव के उस लड़के ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल विराट की बाइक से टकरा दी। उनकी सभी मोटरसाइकिलें शीर्ष ब्रांडों की थीं और उनमें निहित शक्ति सांडों की शक्ति से भी कहीं अधिक थी। विराट की मोटरसाइकिल पलक झपकते ही सड़क किनारे एक खाई में जा गिरी और उसके पहिए निकल गए। देखते ही देखते बाइकर गैंग के सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन तभी विराट एक छोटे से आवारा कुत्ते को पकड़े हुए लौटा, जो जुबान देश की एक विशिष्ट नस्ल का था। गंदा दिख रहा था, स्पष्ट रूप से एक आवारा कुत्ता। अपनी मोटरसाइकिल को पलटा हुआ देखकर विराट ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था कि अब नई बाइक लेने का समय आ गया है। जैसे ही बाइकर गैंग जाने ही वाला था, उन्होंने विराट को कुत्ते को पकड़े हुए वापस आते देखा और वे दंग रह गए। भाई मोलिन, यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? दुबले पतले लड़के ने पूछा। मोलिन भी विराट को घूर रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी क्या योजना बना रहा है। देखते हैं क्या होता है। विराट कुत्ते को आगे ले गया। मेरी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? मैंने उसे लात मारी। ये हमारा रास्ता रोक रहा था, बहुत परेशान करने वाला था, दुबले पतले लड़के ने गर्व से कहा। वाह, बहुत बढ़िया, विराट ने कहा। फिर आगे बढ़कर आवारा कुत्ते से कहा, छोटे कुत्ते, तुम्हें जल्द ही कुछ मांस खाने को मिलेगा। भौंक भौंक भौंक। छोटा कुत्ता भौंकने लगा। बाइकर गैंग के सभी सदस्य ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। क्या ये आदमी बिल्कुल बेवकूफ़ है? दुबले पतले आदमी ने फिर से गाली दी। लेकिन उसी क्षण विराट उसके पास पहुंचा और एक मुक्का मारा जो दुबले पतले आदमी की आंख में जा लगा। टक्कर के कारण वह व्यक्ति पांडा जैसा दिखने लगा और सिर में चक्कर आने के साथ साथ वह अपनी जगह पर ही घूमने लगा। धड़ाम से वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने तारे घूमने लगे। विराट मुस्कुराया, घुटनों के बल बैठा और उस दुबले पतले आदमी की बीच वाली उंगली कुत्ते के मुंह में ठूंस दी। लो, थोड़ा मांस खाओ, इसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। चूंकि दुबले पतले लड़के को गाली देना बहुत पसंद था, इसलिए विराट ने उसी समय उसकी बीच वाली उंगली तुड़वाने का फैसला किया। पिल्ले ने काफी समय से मांस नहीं खाया था। उसने पहले अपने होंठ चाटे, फिर जोर से काट लिया। कुत्ते के दांत नुकीले थे और दर्द के कारण दुबला पतला आदमी नींद से जाग गया।
अपनी बीच वाली उंगली को करते देख उसने गुस्से से उसे लहराते हुए गाली दी, अरे कमीने, मुझे काटने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार दूंगा, चुप रहो। विराट ने उसे फिर से एक घूंसा मारा जिससे उसकी दूसरी आंख भी काली पड़ गई। धिक्कार है, क्या तुम्हें जानवरों का सम्मान करना नहीं आता? विराट ने कहा और फिर कुत्ते के सिर पर थपथपाते हुए कहा, आराम से करो, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। बाइकर गैंग के बाकी सदस्य स्तब्ध रह गए, सामने आ रहे परिदृश्य को देखकर वे हैरान थे। उन्हें ये समझने में थोड़ा समय लगा कि क्या हो रहा है, कि कोई उनके बाइकर गैंग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वे नजरअंदाज कर सकते थे। ए मोलिन, चलो उसे पकड़ते हैं। मोलिन के चेहरे पर भी उदासी छा गई। यहाँ बाइकर गैंग से शायद ही कभी पंगा लिया जाता था। आक्रमण करना। गिरोह आगे बढ़ा और उनका नेता मोलिन सबसे पीछे खड़ा था। छोटे कुत्ते के काटने से दुबले पतले आदमी की बीच वाली उंगली लगभग रुई जैसी हो गई। सौभाग्य से वह एक छोटा कुत्ता था, अगर यह और बड़ा होता तो दुबले पतले आदमी की चोटें सिर्फ उंगली कटने से कहीं ज्यादा गंभीर होती। विराट ने लोगों के एक समूह को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, कुत्ते के सिर को छुआ और कहा, आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है। फिर वह खड़ा हो गया और अपनी ओर दौड़ते हुए लोगों को देखने लगा। धिक्कार है, क्या तुम हमारे बाइकर गैंग से पंगा लेकर जीने से थक गए हो? सबसे पहले उस पर हमला करने वाला वही मोटा आदमी था जिसकी मुट्ठी विराट की ओर उठी। हालांकि मुक्का शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन विराट तक पहुंचने से पहले ही उसकी उंगलियों ने उसे कसकर पकड़ लिया। उस मोटे आदमी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। विराट ने मोटे आदमी का हाथ पीछे की ओर मोड़ना शुरू कर दिया, जिससे वह दर्द से चीख उठा। आह आह आह! वह व्यक्ति इतनी पीड़ा में था कि लगभग जमीन पर घुटने टेकने की स्थिति में आ गया। ये देखकर बाकी लोग कुछ हद तक सहम गए। आखिरकार वह मोटा व्यक्ति उनके मजबूत लड़ाकों में से एक था, लेकिन अब वह एक ही पल में ढेर हो गया था। बाइकर गैंग के अधिकांश सदस्य धनी दूसरी पीढ़ी के लोग थे जो स्ट्रीट रेसिंग के चलन का अनुसरण करते थे, ये सोचकर कि ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उनमें से कुछ ही वास्तविक रूप से सक्षम थे। दूसरों को हिचकिचाते देख उस मोटे आदमी ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, किस बात का इंतजार कर रहे हो, ले आओ इन्हें। उस मोटे आदमी की चीख सुनकर बाकी लोग और भी ज्यादा डर गए, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ गए। विराट ने एक हाथ से मोटे आदमी की बांह पकड़ रखी थी और केवल एक पैर का इस्तेमाल करके दूसरों के हमलों का सामना किया। उसने उनके पेट, छाती और चेहरे पर लात मारी। कुछ क्षण पहले तक जो लोग खतरनाक प्रतीत हो रहे थे, वे सब देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। विराट कुछ हद तक अवाक रह गया। ये लोग ज्यादा मार नहीं सह सकते थे, उसने तो अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं की थी। ये देखकर मोटा आदमी तुरंत घबरा गया। ये जानते हुए कि उसके बगल वाला व्यक्ति आसान निशाना नहीं था, उसने तुरंत मदद के लिए चिल्लाकर कहा, भाई लिन, मुझे बचाओ। मोलिन का चेहरा भी बेहद गंभीर था। अपनी पैनी नज़र से उसने महसूस किया कि विराट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया, बहन शियाओ, हमें यहाँ थोड़ी परेशानी है। फ़ोन पर एक ठंडी आवाज़ आई, मुझे पता है, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। फ़ोन रखने के बाद मोलिन आगे बढ़ा और ठंडी आवाज़ में विराट की ओर देखते हुए बोला, तुम सचमुच हमारे बाइकर गैंग को अपनी नज़रों में नहीं रख रहे हो, है ना? बाइकर गैंग, यह क्या है? विराट ने पूछा। उन्हें सचमुच नहीं पता था कि बाइकर गैंग क्या होता है। मोलिन कुछ अवाक रह गई। क्या इस आदमी को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था? ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल नौसिखिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें इससे निपटना भी था। जियांगहाई शहर में एक नई शक्ति के रूप में अगर यह बात फैल जाती कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो यह उनके लिए घातक साबित होता। तुमने मेरे लोगों को सताया और तुम्हें लगता है कि तुम यूं ही चले जाओगे? मोलिन चिल्लाई। उसने खुद को प्रशिक्षित किया, आगे बढ़ा और विराट पर जोरदार मुक्का मारा। विराट ने झुककर आसानी से हमले को चकमा दिया और फिर जोरदार लात मारी। लात सीधे मोलिन की छाती पर लगी। मोलिन पीछे की ओर उड़ते हुए जा गिरे। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और हौंफने लगे। उनका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। वो किस तरह की लात थी? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसे विश्वास नहीं हुआ और वह फिर से आगे की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आकृति उड़ती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसका सामना विराट की शक्तिशाली लात से हुआ। उसका पैर जूते के हैंडल की तरह विराट के चेहरे पर लगा। अरे यार, ये कैसा चेहरा है? ये मेरे पैर से भी बड़ा कैसे हो गया? विराट ने एक नज़र डालने के बाद हैरानी से कहा। एक जोरदार लात से उसने मोलिन को हवा में उछाल दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। अरे बेहोश मत हो जाना। विराट ने मोटे आदमी को लात मारकर गिरा दिया, फिर मोलिन के पास दौड़कर चिल्लाया। वह समझ गया था कि मोलिन ही समूह का नेता था। उसकी मोटरसाइकिल टूट गई थी, इन लोगों ने मुआवजे के बारे में बात तक नहीं की थी और अब वे बेहोश हो रहे थे। उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। विराट ने अपना पैर आगे बढ़ाया और सीधे मोलिन पर रख दिया, जिसकी आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं, खून से लाल हो गईं और फिर वह चीख उठा। ये देखकर विराट ने तुरंत कहा, अब तुम जाग गए हो। आप लोगों को टक्कर मारना मेरी गलती थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मेरी मोटरसाइकिल का क्या होगा? यहाँ के बॉस होने के नाते आपको मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं अभी भी घर जाकर खाना खाने का इंतजार कर रहा हूँ। 37 अध्याय 37 मोटरसाइकिल गर्ल। 37 अध्याय 37 मोटरसाइकिल गर्ल। विराट की लात से मोलिन अपने पिता को पुकारने के लिए बेताब हो गया था। उस आदमी की ताकत अविश्वसनीय थी। उसका चेहरा खून से लाल हो गया था और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। होने देना, मुझे जाने दो। मोलिन हताश दिख रहा था। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम रही थीं और उनमें सफेदी दिखाई दे रही थी। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल का क्या होगा? इस पर लात मारी गई थी और यह टूट गया था और मैंने कल ही इस पर सवारी की थी। विराट ने अपने पैर से और जोर से दबाते हुए कहा। बीमार, मैं मुआवजा दे दूंगा। ये सुनते ही मोलिन भड़क उठा। ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल है, वह ऐसी 10 मोटरसाइकिलें खरीद सकता है। प्रस्ताव सुनकर विराट ने आखिरकार हार मान ली।
इससे पहले उनके हड़ताल करने का कारण ये था कि ये लोग बहुत ही अहंकारी थे और उन्हें गाली दे रहे थे। विराट दूसरों को धमकाने वाला व्यक्ति नहीं था। जिसने उसे गाली दी थी उसे तो एक पिल्ले ने पहले ही डांट फटकार लगा दी थी। विराट दूसरों के साथ झगड़ा नहीं चाहता था, वह चुपचाप रहना पसंद करता था। किस तरह का मुआवजा? विराट ने पूछा। मैं आपको 100 साइकिलें देकर मुआवजा दूंगा, मोलिन ने अपना गला सहलाते हुए कहा। वह शुक्रगुजार था कि सिस्टर शियाओ अभी तक नहीं आई थी। वह इस आदमी की हर बात मानने को तैयार था। धिक्कार है, मेरी केवल एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई है और आप मुझे $100 का मुआवजा दे रहे हैं। अगर दूसरे लोग ये कहें कि मैंने तुम्हें तंग किया तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या इससे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंच रहा है? आपकी मानसिकता कैसी है? विराट ने कहा। नहीं भाई, मेरे आदमियों ने तुम्हें परेशान किया। एक मुआवजे के लिए है, बाकी 99 सिर्फ मामले को सुझाने के लिए हैं, मोलिन ने जल्दी से समझाया। अब ठीक लग रहा है। विराट कुछ हद तक संतुष्ट हुआ। उसने अपने भोजन का समय गंवा दिया था, इसलिए थोड़ा मुआवजा देना उचित था। मोलिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके सामने खड़ा आदमी अजीब था। अगर उसे पता होता तो वह शुरू से ही उसे गाली नहीं देता। तो मुआवजा कब दिया जाएगा? विराट ने पूछा। मोलिन डर से कांप उठा। बहुत जल्द ही भाई, क्या आपको घर जाने की जल्दी नहीं है? तो मेरी बाइक ले लो, इसका नाम ब्लैक पैंथर है, मैंने इसे अभी खरीदा है, इसकी कीमत 10 लाख से अधिक है। इतना कहने के बाद मोलिन ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, जो एक पैंथर की तरह शानदार और काली थी, जिसके किनारों पर नीली बत्तियां जगमगा रही थीं और देखने में बिल्कुल आकर्षक लग रही थी। मोलिन ने अपने चेहरे पर संयम बनाए रखा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल लगभग टूट गया था। यह उसका खजाना था। विराट ने बाइक को घूर कर देखा, कई बार उसका निरीक्षण किया, फिर अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज्यादा भड़कीला है। मैं ऑफिस आने जाने के लिए इस पर सवारी करता हूँ और यह बहुत ही ध्यान खींचने वाला है। क्या आपके पास और कुछ है? विराट काफी समय से अपना वाहन बदलना चाह रहा था। लेया इंटरनेशनल बिल्डिंग में खड़ी उनकी पिछली मोटरसाइकिल हमेशा से ही एक भद्दी चीज रही थी। पैसों की तंगी थी, लेकिन अब यह मौका इतना अच्छा था कि इसे हाथ से जाने देना ठीक नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी एक खस्ताहाल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर गुनगुनाते हुए वहां से गुजरा। देखो, ये ठीक रहेगा, मुझे इनमें से एक देकर मुआवजा दे दो। विराट ने तुरंत इलेक्ट्रिक स्कूटर की ओर इशारा करते हुए मोलिन से कहा। मोलिन अचंभित होकर उधर देखने लगी। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। उसने विराट की ओर एक नज़र डाली और सोचा कि वह आदमी जरूर मूर्ख होगा, और इस बात पर जोर दिया कि उसकी अपनी मोटरसाइकिल की कीमत 10 लाख से अधिक थी, जो निश्चित रूप से उस स्कूटर से कहीं अधिक थी। शायद ये सबकी अपनी अपनी पसंद है। उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। मोलिन जमीन से उठा और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठे बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा और स्कूटर खरीदने के लिए अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। मोलिन को कुछ निकालते देख बूढ़ा आदमी डर के मारे चिल्ला उठा। लूटपाट, लूटपाट। पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने इलेक्ट्रिक स्कूटर वहीं छोड़ दिया और तेजी से भाग गया। कुछ बोल न पाने के कारण मोलिन स्कूटर पर ऐसे झुक गई मानो उसने किसी जीवन रक्षक को पकड़ रखा हो, और जल्दी से उसे विराट की ओर ले गई। भाई, ये रही वो बाइक जो तुम चाहते थे। उसका सामना एक मुंह कैसे हुआ? मोलिन पलक झपकते ही नीचे गिर गए। तुम्हें उस बूढ़े आदमी की कार चुराने की इजाजत किसने दी? आपको बुजुर्गों के साथ सावधानी से पेश आना चाहिए। मुझे तुम जैसे युवा चोरों से सबसे ज्यादा नफरत है, जानते हो ना? विराट ने डांटते हुए कहा। मोलिन ने अपना चेहरा ढकते हुए कहा। बड़े भाई, मैंने अभी उसे पैसे दिए थे, लेकिन वह बूढ़ा आदमी भाग गया। अगर वह भाग जाए तो क्या आप उसका पीछा नहीं कर सकते? क्या कोई बूढ़ा आदमी आपसे तेज दौड़ सकता है? बहाने, हमेशा बहाने, विराट ने कहा। मोलिन को रोने जैसा महसूस हो रहा था। बाइकर गैंग की स्थापना के बाद से उसे कभी इस तरह से परेशान नहीं किया गया था। ये पिटाई से भी बदतर महसूस हुआ। बड़े भाई, मैं अभी उसका पीछा करने जाता हूँ, मोलिन चिल्लाया और पैसे लेकर उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर बूढ़ा आदमी गया था। वह बूढ़ा आदमी मोलिन जितना तेज नहीं था, जिसने कुछ ही देर बाद उसे पकड़ लिया। जब बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि वह भाग नहीं सकता तो वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया, अपना सिर पकड़कर रोते हुए बोला। मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपया मुझे मत लूटो, मुझे बख्श दो। युवक, मैं कामना करता हूं कि तुम भविष्य में खूब धनवान बनो। चोरी करना कोई सम्मानजनक काम नहीं है, इसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। नहीं 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 दादाजी, मैं आपको लूट नहीं रहा हूँ। ये लीजिए, ये पैसे ले लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए हैं, मोलिन ने जल्दी से कहा, जबकि विराट दूर से देख रहा था, और अगर उसका बड़ा भाई संतुष्ट नहीं हुआ तो उसका काम तमाम हो जाएगा। मोलिन द्वारा उसे पैसे की पेशकश करते देख बूढ़े आदमी के पैर कांपने लगे। युवक, क्या तुम इस तरह एक बूढ़े आदमी को धमका रहे हो? मुझे अब स्कूटर नहीं चाहिए, बस इसे ले जाओ और मुझे जाने दो। बूढ़ा आदमी रो पड़ा। मोलिन भी रो पड़ी। नहीं दादाजी, बस पैसे ले लीजिए। हर बार जब किमके ने रेड कारपेट को छोड़कर स्क्रिप्ट को चुना। ब्रेनबेरीज। शोहरत मिलने के बाद की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। हर ब्यूटी। उसके हाथ में 1000 नोट थे। नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत केवल 300 रुपये थी, आप मुझे 1000 रुपये दे रहे हैं, ये तो मुझे धमकाना है, बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं दादाजी, फिर 300 ले लीजिए और रख लीजिए, मोलिन ने लगातार सिर हिलाते हुए कहा। इस बार बूढ़ा आदमी अचंभित था, अपने सामने खड़े युवक को देख रहा था जो डरा हुआ लग रहा था कि वह पैसे स्वीकार नहीं करेगा। तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, बूढ़े आदमी ने 300 लेते हुए कहा। बूढ़े आदमी को पैसे लेते देख मोलिन खुशी से उछल पड़ी और लगातार झुककर बोली, धन्यवाद धन्यवाद। और फिर वह धीरे धीरे पीछे हट गया। बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा हैरान था। क्या आजकल के युवा पैसे देते समय ही लूटपाट कर रहे हैं? यह पागल है। उसी क्षण मोलिन विराट के पास लौट आया और बोला, बड़े भाई, पैसा दे दिया गया है। अच्छा, मैंने सब कुछ देख लिया है।
बुजुर्गों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, तुम तो एक अच्छे नौजवान लगते हो। विराट ने मोलिन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मोलिन ने झट से सिर हिलाया। बड़े भाई, अब सब ठीक है। अब ठीक है, आगे भी ऐसा ही करते रहना, अपने भाइयों को भी साथ ले जाना और उन्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाना। विराट ने हाथ हिलाते हुए कहा। वह बहुत प्रसन्न था, उसने एक स्कूटर का आदान प्रदान करके कुछ बिगड़ेल युवकों की जान बचाई थी, इससे ज्यादा रोमांचक और कुछ नहीं हो सकता था। मोलिन ने बार बार सिर हिलाया, लेकिन शियाओजी जल्द ही आने वाली है। विराट इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हो गया। हालांकि यह बहुत पुराना था, लेकिन यह बेहद साधारण था और यही वह प्रभाव था जिसकी विराट को जरूरत थी। वह बस जाने ही वाला था। उसी क्षण मोटरसाइकिल के इंजनों की एक श्रृंखला गरज उठी और सफेद रोशनी की किरणें चारों ओर फैल गईं। सामने से लगभग 30 बाइक सवारों की एक श्रृंखला आए और उन्होंने तुरंत विराट को घेर लिया। फिर बाइकों के समूह से एक लाल रंग की आकर्षक मोटरसाइकिल निकली और लाल हेलमेट पहने, चमड़े के कपड़ों में लिपटी एक महिला को देखकर, जो उसके मोहक शरीर को और भी निखार रही थी, जुक्सु मोटरसाइकिल से उतर गई। उसके लंबे पैर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हर कदम के साथ उसकी छाती उसकी टाइट छत्ती सी टॉप के नीचे ऊपर नीचे हो रही थी, जो किसी को भी मोहित करने के लिए काफी आकर्षक थी। फिर उसने अपना हेलमेट उतार दिया, जिससे उसके लाल बालों की लंटें लहरा उठी और उसका चेहरा मोहक अंदाज से जगमगा उठा, जो किसी भी पुरुष के लिए बेहद लुभावना था, एक असली जलपरी। वह महिला विराट के पास आए और ठंडे स्वर में बोली, क्या तुमने मेरे छोटे भाई को तंग किया था? लेकिन उसी क्षण जब विराट अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार था, तो सामने बैठी महिला को देखते ही उसकी नाक से अनियंत्रित रूप से खून बहने लगा। अध्याय 38 लड़ाई का क्या हुआ। अध्याय 38 लड़ाई का क्या हुआ। विराट ने अचानक प्रकट हुई चमड़े की पैंट वाली महिला को देखा और उसकी नाक से फिर से खून बहने लगा। उसका शरीर इतना कामुक था कि उसकी नाक से खून बहने लगा। जियांगहाई शहर की सभी महिलाएं किसी घातक स्त्री जैसी हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सचमुच नाक से खून बहने से मर जाऊंगा, विराट ने मन ही मन सोचा। लेकिन जब उसने महिला को छोटे भाई का जिक्र करते सुना, तो उसने पूछा, कौन सा छोटा भाई? वह इतने दयालु व्यक्ति थे कि उन्होंने कभी दूसरों को परेशान नहीं किया। जैसे ही मोलिन ने चमड़े के वस्त्र पहने महिला को आते देखा, उसकी नाक से बहने वाला पानी और आंसू अनियंत्रित हो गए और वह वयस्क व्यक्ति एक नाजुक व्यक्ति की तरह रोने की कगार पर था। बहन शियाओ शियाओ, आखिरकार तुम आ ही गई। अगर तुम नहीं आते तो मैं मर जाता, उसने कहा। सिस्टर शियाओ शियाओ नाम की महिला के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, बल्कि वह विराट को घूरती रही। विराट सचमुच खुद को रोक नहीं पाया। वे मनमोहक छोटी आंखें इतनी लुभावनी थीं कि पहले एक नथुने से खून बह रहा था, अब दोनों नथुनों से खून बह रहा था। मुझे माफ करना, विराट ने असहजता से अपना चेहरा पोंछा, लेकिन उसे लगा कि उसे कुछ बातें स्पष्ट करनी चाहिए। वह महिला खूबसूरत होने के बावजूद झूठे आरोप नहीं लगा सकती थी। मैंने तुम्हारे छोटे भाई को नहीं धमकाया, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उससे पूछ लो, विराट ने मोलिन की ओर इशारा करते हुए चमड़े के कपड़े पहनी महिला से कहा। मोलिन को बेहद अपमानित महसूस हुआ। जैसे ही विराट ने उसकी ओर इशारा किया, वह तुरंत चिल्लाया, तुम बकवास कर रहे हो, तुमने हम में से इतने लोगों को गिरा दिया है। क्या ये स्पष्ट नहीं है? तुम्हारे लोगों ने मुझे मारा, मैंने उन्हें नहीं मारा, तो फिर तुम ही उनका ख्याल रखो। विराट ने पलटवार किया। वह संतुष्ट नहीं था। मोलिन इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस अपने बगल में बैठी उस आकर्षक महिला को देखता रह गया। बहन शियाओ शियाओ, आपको हमारा साथ देना होगा। इस आदमी ने हमारा रास्ता रोक दिया, फिर हमें पीटने के लिए आगे आया। शुक्र है कि मैं होशियार थी, वरना मैं आपको देख भी नहीं पाती, बहन शियाओ शियाओ, मोलिन ने कहा। जैसे ही विराट ने मोलिन को बोलते सुना, उसे तुरंत गुस्सा आ गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पहले तुमने ही मुझे बीच वाली उंगली दिखाई थी और उसके बाद तुमने मेरी मोटरसाइकिल तोड़ दी। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ? अगर मैं तुम्हें नुकसान की भरपाई करने दूं तो क्या मैं तुम्हें मारूंगा? तुम सब चुप रहो। सिस्टर शियाओ शियाओ नाम की महिला ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी ठंडी आवाज उसके आकर्षक व्यवहार से मेल नहीं खाती थी। फिर उसकी निगाहें विराट पर टिक गईं और उसके लाल होंठों से ठंडी आवाज निकलने ही वाली थी। मैं अब तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। तुमने मेरे लोगों पर अत्याचार किया है, क्या तुम्हें इसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? एक स्पष्टीकरण? विराट ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह तर्क का पक्ष लेते हुए खड़ा रहा, फिर भी उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा सकता था। रेड, तुम गलत बोल रहे हो। तुम्हारे छोटे भाइयों ने मुझे तंग किया और फिर मैंने उन्हें पलटवार करते हुए तंग किया। कानूनी तौर पर देखा जाए तो यह आत्मरक्षा के दायरे में आता है। अगले ही पल पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया और बाइकर गैंग के लगभग सभी सदस्यों के मुंह सदमे से खुले रह गए। उन्होंने अभी अभी क्या सुना था? किसी ने सिस्टर शियाओ शियाओ को रेड कहकर पुकारा। क्या ये व्यक्ति मौत को दावत दे रहा है? बाइकर गैंग की स्थापना के बाद से अब तक किसी ने भी सिस्टर शियाओ शियाओ से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लगभग सभी की निगाहें लाल बालों वाली चमड़े के वस्त्र पहने महिला पर टिक गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी निगाहें हटा ली। उन्हें एहसास हुआ कि सिस्टर शियाओ शियाओ सचमुच गुस्से में थीं। जब बहन शियाओ शियाओ क्रोधित होती है तो उसे देखना असहनीय पीड़ादायक होता है। उन सभी ने ये देखा था जब एक अन्य गिरोह के सरगना ने सिस्टर शियाओ शियाओ के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिससे वह क्रोधित हो गईं और अगले दिन वह गिरोह बंद हो गया क्योंकि सरगना के हाथ पैर टूट गए थे। इस आदमी ने सिस्टर शियाओ शियाओ को रेड कहकर पुकारा, जो मौत को दावत देने का एक स्पष्ट उदाहरण है। उस समय फेंग शियाओ शियाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं और सामने विराट को घूर रही थी। उसका चेहरा बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडा था। फिर से कहो, उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। बाइकर गैंग के बाकी सदस्य इसके जवाब में कांप उठे, लेकिन विराट शांत रहा। उसका हाथ उसकी ठोड़ी पर था। वह अपने सामने खड़ी महिला का ध्यानपूर्वक आकलन कर रहा था, मानो किसी बात पर विचार कर रहा हो। उसकी बाहें सिकुड़ गईं, फिर उसने सिर हिलाया और फिर मानो उसे कोई रहस्योद्घाटन हुआ हो। बाइकर गैंग के सदस्यों ने विराट की ओर एक नज़र डाली, फिर वे जम गए। आखिर यह आदमी कर क्या रहा था?
क्या वह जानबूझकर अपनी मौत की तलाश कर रहा था? हालांकि मैंने बहुत खूबसूरत महिलाओं को नहीं देखा है, लेकिन जितना मैंने देखा है, छोटी रेड, तुम्हारे गालों पर डिंपल होने चाहिए, इसलिए जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम विशेष रूप से सुंदर दिखती होगी। और तुम्हारी उस जोशीली आकृति के साथ मुझे एक मुस्कान क्यों नहीं देती? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय मोलिन का माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि विराट इतना निर्भीक होगा। उसने अपना सिर झुका लिया और बहन शियाओ शियाओ की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। दरअसल इस समय तक फैंग शियाओ शियाओ गुस्से से फट पड़ने वाली थी। उसके सामने इतनी धृष्टता दिखाने की हिम्मत किसी भी पुरुष ने कभी नहीं की थी। फैंग शियाओ शियाओ बाइकर गैंग की नेता थी। उसने खुद ही इस गिरोह की स्थापना की और इसे बेहद तेजी से बढ़ाया, जिससे ये जियांगहाई शहर में सबसे कम उम्र का और ताकतवर गिरोह बन गया। ये कहा जा सकता है कि उसके सामने मजाक करने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि पुरुष उसके सामने सिर झुकाकर सम्मान का भाव दिखाते थे। लेकिन अब कोई ऐसा था जिसने उससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत की, और यह ऐसी बात थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने ठंडे भाव से विराट की ओर देखा और कहा, तुम मौत को बुला रहे हो? वाह छोटी रेड, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। मेरा इससे कोई और मतलब नहीं था। मैं बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता था, विराट ने जल्दी से समझाया। उसका वास्तव में इससे कोई और इरादा नहीं था। आखिर किसी महिला के बर्फ की तरह ठंडी होने का क्या मतलब है? मुस्कान कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। एक कहावत है, दुनिया का सारा मेकअप भी एक ऐसी मुस्कान के आगे फीका पड़ जाता है जो 100 आकर्षण बिखेर देती है। उसके सामने खड़ी महिला को मुड़ने की भी जरूरत नहीं थी, शायद उसकी मुस्कान ही 100 आकर्षण बिखेरने के लिए काफी थी। सिस्टर शियाओ शियाओ के गुस्से में होने के कारण बाइकर गैंग के किसी भी सदस्य ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। वे आज्ञाकारी भाव से एक तरफ खड़े रहे। उन्हें सिस्टर शियाओ शियाओ के नुकसान में होने की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार एक समय ऐसा भी था जब उसने अकेले ही 3 पुरुषों को हराया था, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक नेता था, और वह बिना किसी खरोंच के बच निकली थी। उन्हें नहीं लगता था कि कोई भी पुरुष उसे नुकसान पहुंचा सकता है। फैंग शियाओ शियाओ गुस्से से आग बबूला होकर विराट की ओर दौड़ी और उस पर एक भूसा बरसा दिया। उसकी आकृति निस्संदेह मोहक थी। इस दृश्य को देखकर विराट मंत्रमुग्ध हो गया और उसने इतनी आकर्षक महिला के युद्ध में बर्बाद होने पर खेद व्यक्त किया। वह महिलाओं पर हाथ उठाने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने फैंग शियाओ शियाओ के मुके को आसानी से रोक दिया। लिटिल रेड, मैं तो बस एक सुझाव दे रहा था। अगर आप असहमत हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गुस्सा न करें। इसके अलावा आप इस तरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। फैंग शियाओ शियाओ इतनी गुस्से में थी कि उसे खून थूकने का मन कर रहा था। आखिर यह अजीबोगरीब प्राणी आया कहाँ से? अपना मुंह बंद करें। अचानक पैर पटकते हुए वह हवा में उछली और फिर विराट को लात मारी। लात खाना विराट की आदत नहीं थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि लात को कैसे रोका जाए। क्या वह अपने हाथों से जूता पकड़ रहा है? असंभव, जूतों को हाथों से छूना कितना गंदा है। रहने भी दो। विराट वहीं पर घूम गया, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, वह बस यही कर सकता था। जैसे ही फैंग शियाओ शियाओ का पैर उसकी ओर बढ़ा, उसने अपने हाथ बढ़ाकर उसका पैर पकड़ लिया। फैंग शियाओ शियाओ पहले से ही गुस्से में थी, लेकिन अब उसका चेहरा लाल हो गया था और उसे वास्तव में अपमानित महसूस हो रहा था। इससे पहले किसी भी पुरुष ने कभी उसका पैर पकड़ने की हिम्मत नहीं की थी। इस समय वह चाहती थी कि काश वह विराट को पीट पीट कर मार डालती, लेकिन अपना पैर निकालने की कोशिश करना व्यर्थ था, मानो वह किसी शिकंजे में फंस गया हो। कितना भी संघर्ष करने पर भी वह उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। आप मुझे छोड़ दो, फैंग शियाओ शियाओ ने मांग की। नहीं, सुनो नन्ही रेड, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन क्या हम लड़ना बंद कर सकते हैं? तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, सच में। मुझे लगता है कि अब हमें बस खुलकर बातचीत करनी चाहिए, विराट ने गंभीरता से कहा। मुझे छोड़ दो, फैंग शियाओ शियाओ ने दांत भींचते हुए कहा। तभी जब आप खुलकर बातचीत करने के लिए सहमत हों, विराट ने जोर देकर कहा। आप चलो बात करते हैं। उनके बीच तीखी बहस चलती रही। इसी बीच बाइकर गैंग के सदस्य इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था मानो वे एक जोड़े को हंसी मजाक करते और आपस में नोकझोंक करते हुए देख रहे हों। 39 अध्याय आई। मैंने स्वयं को स्थानांतरित किया। बाइकर गैंग के छोटे भाई ये दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गए। क्या यह अभी भी वही शांत और अलग थलग रहने वाली सिस्टर शियाओ शियाओ थी? इस समय फैंग शियाओ शियाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, खासकर जब उसने अपने साथियों के चेहरों पर दिख रहे भावों को देखा तो वह और भी क्रोधित हो गई और विराट पर चिल्लाई, तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे दोबारा नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, टैंग ने कहा। फैंग शियाओ शियाओ के मन में एक विचार आया और उसने फिलहाल इस आदमी की बात मान लेने और उसके छोड़ने के बाद उससे निपटने की योजना बनाई। अच्छा, ये सुनकर विराट हंस पड़ा। अब बात कुछ और है। आखिरकार तुम मुझे हरा नहीं सकते। फिर विराट ने धीरे धीरे उस हाथ को छोड़ दिया जिससे वह फैंग शियाओ शियाओ के पैर को पकड़े हुए था। लेकिन जैसे ही उसका हाथ छूटा, फैंग शियाओ शियाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने तेजी से लात मारी। फैंग शियाओ शियाओ को पूरा भरोसा था कि उसकी लात विराट पर ही लगेगी, और उसे यकीन था कि उसे इस आदमी को पैरों तले कुचलना होगा, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। हालांकि उसकी तेज किक पूरी तरह से लगने से पहले ही अचानक रुक गई। इसे एक बार फिर विराट ने रोक दिया। इसके तुरंत बाद फैंग शियाओ शियाओ का चेहरा लाल हो गया। विराट ने एक बार फिर फैंग शियाओ शियाओ का पैर पकड़ लिया था। तुम मुझे छोड़ दो, फैंग शियाओ शियाओ चिल्लाए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर मेरे हाथ फुर्तीले न होते तो तुम अब तक मुझे लात मार चुकी होती, विराट ने फैंग शियाओ शियाओ के पैर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा। यह विराट की गलती नहीं थी। वे दोनों शांति से बातचीत करने पर सहमत हुए थे, और जैसे ही विराट ये सोच रही थी कि क्या कहे, उस लड़की ने अचानक हमला कर दिया। इसलिए स्वाभाविक रूप से विराट ने फिर से उसका पैर पकड़ लिया।
लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शियाओ शियाओ के पैर वास्तव में बहुत लंबे थे, निश्चित रूप से 1 मीटर से अधिक लंबे थे। वह उससे शब्दों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, बल्कि पहले उसे सबक सिखाना चाहता था। विराट ने सीधे फैंग शियाओ शियाओ का जूता उतार दिया, जिससे उसका पैर दिखाई देने लगा। फिर उसने जमीन पर पड़ा एक पंख उठाया और उसे गुदगुदी करने लगा। तुम मुझे छोड़ दो। फैंग शियाओ शियाओ कभी गुस्से में थी तो कभी पागलों की तरह जोर जोर से हंस रही थी। मैं नहीं करूंगा, विराट ने साफ इनकार कर दिया। अगर वह उसे छोड़ दे और वह उस पर दोबारा हमला कर दे तो क्या होगा? मुझे छोड़ दो, फैंग शियाओ शियाओ दांत भींचकर बेतहाशा हंसते हुए बोली। गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है, मुझे छोड़ दो प्लीज। ये देखकर विराट जोर से हंस पड़ा। तो इस लड़की से निपटने का यही तरीका था? गुदगुदी से डरते हो, है ना? वाह बहुत भैया। विराट ने पंख को और भी तेजी से हिलाया। अगर आपको गुदगुदी होती है तो चलिए हम आपको तब तक और गुदगुदी करते हैं जब तक आप ठीक से व्यवहार न करने लगें। फैंग शियाओ शियाओ और भी जोर से हंसी, हालांकि उसने दांत भींचकर हंसते हुए कहा, तुम कमीने। हा हा हा, आह ओह, अभी भी सख्त हैं, है ना? विराट को इस पर विश्वास नहीं हुआ। गुदगुदी गुदगुदी गुदगुदी, हा 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 हा। बाइकर गैंग के छोटे भाई अचंभित रह गए। इस बार तो वे सचमुच अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी सिस्टर शियाओ शियाओ को इस तरह की विकट स्थिति में नहीं देखा था। आमतौर पर शियाओ शियाओ ही दूसरों को कष्ट पहुंचाती थी। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को उसे नुकसान पहुंचाते हुए देखा था। अभी भी काफी सख्त हो, है ना? विराट ने पूछा। मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, तुम्हारा। फैंग शियाओ शियाओ ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। मुझे समझ आ गया, विराट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कोई और रास्ता नहीं था, उसे धुन बजानी ही थी। विराट के हाथ पंख की गति से हिल रहे थे, लयबद्ध रूप से नाच रहे थे मानो पियानो की कीप पर, कभी मेजर स्केल में कभी माइनर स्केल में। और फैंग शियाओ शियाओ की हंसी लहरों की तरह आती थी, कभी तेज कभी धीमी, और बीच बीच में दांत पीसने की आवाज भी आती थी। गाना खत्म हुआ। कैसा रहा? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे पूरा भरोसा था कि इससे लड़की शांत हो जाएगी। इस समय तक फैंग शियाओ शियाओ के माथे पर पसीना आ रहा था, उसका पूरा व्यवहार शर्मिंदा और संकोची था। अब वह पहले जैसी ठंडी नहीं रही थी। उसकी आवाज आदेश देने वाली से विनती भरी हो गई। मुझे जाने दो। क्या अब हम ठीक से बात करें? विराट ने पूछना जारी रखा। बात करना अब जाकर ठीक हुआ। विराट ने आखिरकार फैंग शियाओ शियाओ का पैर छोड़ दिया। पसीने से तरबतर फैंग शियाओ शियाओ जल्दी से पीछे हट गई और विराट को ऐसी निगाहों से घूरने लगी जैसे वह उसका गला घोंट देना चाहती हो। आज का दिन उसके लिए अपमानजनक था। उसके पैरों के तलवे बहुत संवेदनशील थे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें किसी अजनबी, और वह भी एक पुरुष द्वारा छुआ जाएगा। यह एक भयानक सपना था। फैंग शियाओ शियाओ ने घबराहट में बार बार अपने बालों में हाथ फेरा। यह एक ऐसा हाव भाव था जो वह तब करती थी जब वह परेशान होती थी। हाल ही में हुई भयावह घटना और इस तथ्य को याद करते हुए कि उसके अधीनस्थों ने ये सब देखा था, फैंग शियाओ शियाओ को बेहद असहज महसूस हुआ। इसके बाद वह बाइकर गैंग का सामना कैसे करेगी? चलिए अब ठीक से बात करते हैं। विराट ने यह महसूस करते हुए कहा कि लड़की की कमजोरी उसकी जांघें थीं। इससे चीजें आसान हो गईं। अगर उसने दोबारा उस पर हमला करने की हिम्मत की तो वह सीधे उसकी जांघों पर वार करेगा। तुम, फैंग शियाओ शियाओ गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली। उसे एहसास हो गया था कि विराट कोई भोला भाला नहीं था और अब उसकी कमजोरी को जान चुका था। वह हर कीमत पर उस घटना की पुनरावृत्ति को रोकना चाहती थी जो अभी अभी घटी थी। ये बेहद शर्मनाक था। वह केवल ठंडे स्वर में कह सकी, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा। मैंने आपके अधीनस्थ कर्मचारी को धमकाया नहीं। यही हुआ था। विराट ने अपनी व्याख्या शुरू की। महिलाओं से ज्यादा बहस करना व्यर्थ था। बेहतर यही था कि सीधे मुद्दे की जड़ तक पहुंचा जाए। मैं बस अपनी साइकिल चला रहा था, नज़ारों का आनंद ले रहा था, तभी आपका एक माथत मेरे पास आया और उसने मुझे गाली दी। क्या आपको लगता है कि मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? विराट ने घटना का वर्णन किया। नहीं, फैंग शियाओ शियाओ ने दांत भींचते हुए कहा। मन ही मन सोच रही थी कि यह आदमी तो वाकई बड़ा बदमाश है। बिल्कुल, अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सच कहूँ तो मैंने पहली बार तो इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन आपके माथत ने मुझे फिर से गाली दी। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने उनकी साइकिलों का रास्ता रोक दिया। विराट ने बताया। तो फिर क्या? फैंग शियाओ शियाओ ये जानने के लिए उत्सुक थी कि विराट आगे क्या करेगा। और क्या हो सकता था? मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि वह मुझे गंदी गाली क्यों दे रहा था। उस लंबे दुबले पतले लड़के ने फिर वही हरकत की, यहाँ तक कि उसने इस बारे में शेखी भी मारी और मुझसे पूछा कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ। जाहिर है मेरे पास इसका समाधान था। ऐसे बेशर्म अनुरोध तो हर दिन देखने को नहीं मिलते। मैंने सोचा कि कम से कम मैं उस दुबले पतले आदमी को सबक तो सिखा ही सकता हूँ, इसलिए मैंने एक कुत्ता ढूंढा और उसे उसकी उंगली चबाने दी। विराट ने सजीव भाव से विस्तार से बताया। ये सब सुनने के बाद फैंग शियाओ शियाओ ने जमीन पर पड़े दुबले पतले आदमी की ओर देखा। उसने देखा कि एक कुत्ता लगातार उसकी बीच वाली उंगली को चाट रहा था जिस पर काटने के निशान थे, और तब उसे बात समझ में आ गई। लेकिन वो दुबला पतला लड़का किसी काम का नहीं है। मेरे जाने के बाद उसने मेरी साइकिल एक गड्ढे में फेंक दी, विराट ने गुस्से से कहा। वह मोटरसाइकिल ही मेरे परिवहन का एकमात्र साधन थी। मैं हर दिन काम पर जाने के लिए इस पर निर्भर रहता हूँ। ठीक है, अगर यह टूट गया है तो टूट गया है, लेकिन मुझे दूसरा देकर मुआवजा देना तो कम से कम वे कर ही सकते हैं। लेकिन तुम्हारे मातहतों ने तो मुझे पीटने की भी ठान ली थी, इसलिए मेरे पास उनसे भिड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले ही पल मैंने उन सबको गिरा दिया, बस वही एक आदमी बचा था। विराट ने अपनी बात खत्म की और मोलिन की ओर इशारा किया। फैंग शियाओ शियाओ ने मोलिन पर बस एक नज़र डाली और फिर विराट की बातें सुनना जारी रखा। उसने कहा कि वह मुझे एक बाइक देकर मुआवजा देगा और मुझे अपनी ब्लैक पैंथर बाइक देने की पेशकश की, लेकिन मुझे उस तरह की सवारी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
मुआवजा मेरी मांगों के अनुरूप होना चाहिए, है ना? तभी मैंने एक बूढ़े आदमी को इलेक्ट्रिक बाइक पर देखा। मैंने कहा कि इतना काफ़ी है, लेकिन इस आदमी में इतनी हिम्मत थी कि उसने बेचारे बूढ़े आदमी को लूट लिया। ये ठीक नहीं है। अगर आप उस बूढ़े आदमी की साइकिल लेते हैं तो कम से कम आपको उसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे, है ना? क्या यह उचित नहीं है, नन्ही रेड? आप सहमत हैं कि मेरी बात तर्कसंगत है ना? विराट ने जोर देकर कहा। छोटी लाल कहकर पुकारे जाने पर फैंग शियाओ ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन अंततः उसने अपने गुस्से को काबू में कर लिया और ठंडे लहजे में जवाब दिया। नहीं, अगर आपको भी लगता है कि कुछ गलत नहीं है तो निश्चित रूप से कुछ गलत नहीं है। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ जिसकी साइकिल तुमने तोड़ दी। मैं मुआवजे की मांग कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना? इसके अलावा मैंने एक ऐसे युवक को शिक्षित किया है जो अपराधी बनने की कगार पर था और उसे डकैती करने से रोका है। मुझे बेहद गौरवान्वित महसूस हो रहा है। फिर भी आपके लोग दावा करते हैं कि मैंने उन्हें धमकाया। मेरे जैसे नेक इंसान के बारे में वे ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? विराट ने कहा, अपने ही शब्दों से लगभग उनकी आंखों में आंसू आ गए। 40 अध्याय 40 यह महिला। विराट के बोलने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और फैंग शियाओ की ओर देखकर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही हूँ? उन्हें लगा कि उन्होंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन अब फैंग शियाओ को विराट से दिल से नफरत हो गई थी। अगर वह उसे हरा नहीं सकती थी तो वह अब तक कार्रवाई कर चुकी होती। अब जल्दबाजी में कोई कदम उठाना और पहले जैसी स्थिति में पहुंचना बेहद शर्मनाक होगा। इसलिए वह केवल दांत भींचकर अनिच्छा से कह सकी, ठीक है। वहीं खड़ी लिन अवाक रह गई। सिस्टर शियाओ को क्या हो गया है? बाइकर गैंग की गरिमा कहाँ गई? वह भला ऐसी बात के आगे कैसे झुक सकती थी? लेकिन उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था। जब सिस्टर शियाओ बोलती थी तो बीच में टोकना ठीक नहीं होता था। ये सुनकर विराट बहुत खुश हुआ और बोला, तो फिर छोटी लाल, देखा, मैंने तुमसे कहा था, बस थोड़ी सी बातचीत से हम किसी भी विवाद को सुलझा सकते हैं। शारीरिक हिंसा की कोई जरूरत नहीं थी, ये कितना अप्रिय होता। फैंग शियाओ ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, वह आदमी। ये स्पष्ट था कि हिंसा की शुरुआत उसी ने की थी और उसने केवल लात मारी थी। ये सब आज यहीं खत्म नहीं हो सकता, वरना बाइकर गैंग की प्रतिष्ठा का क्या होगा? ये घटना मेरे बाइकर गैंग की गलती थी। मैं फैंग शियाओ आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। नहीं नहीं, माफ़ी क्यों मांगनी है? ये सब तो एक मामूली बात है, विराट ने हंसते हुए कहा। बाइकर गैंग के सदस्य वास्तव में बहुत आहत थे। ये स्पष्ट था कि लोगों को पीटना शुरू करने वाला वही लड़का था। सिस्टर शियाओ को माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? वह क्या सोच रही थी? ठीक उसी क्षण, चूंकि मैंने आपसे माफ़ी मांग ली है इसलिए आपका मामला सुलझ गया है। लेकिन तुमने मेरे भाइयों को इस तरह पीटा है, इसका क्या कारण बताओगे? फैंग शियाओ ने ठंडे लहजे में कहा। यह सुनकर विराट ने अपने द्वारा जमीन पर गिराए गए उन नौकरों पर नजर डाली जो चोटिल और सूजे हुए थे और वास्तव में काफ़ी दयनीय लग रहे थे। उसे असहज महसूस हो रहा था, ये सोचकर कि अगर वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला करती है तो उसे कई दिनों तक जेल में बंद रहना पड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया तो क्या वह मुसीबत में नहीं पड़ जाएगा? उसने सुना था कि पुलिस व्यवस्था पूरे शुवान काउंटी में नेटवर्क से जुड़ी हुई है। अगर उन लोगों ने इसे देख लिया तो उसके लिए आगे के दिन वाकई अच्छे नहीं होंगे। कुआं, मैं बस थोड़ा सा नियंत्रण से बाहर हो गया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो कुछ अलग से इसके बारे में बात करते हैं। छोटी लाल, तुम मुझे एक मुस्कान क्यों नहीं देती? विराट ने झट से विषय बदल दिया। आप चुप रहो। फैंग शियाओ ने दांत पीसे। उसके जैसे व्यक्ति से आमतौर पर हिंसक तरीके से निपटा जाता था, लेकिन इस बार वह उसे पीट नहीं सकती थी। उन दो लातों से ही उसे यह एहसास हो गया था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ठीक है लिटिल रेड, मुझे लगा कि तुम इस तरह ज़्यादा अच्छी लग रही हो, लेकिन चूंकि आपको ये पसंद नहीं है तो चलिए इसे छोड़ देते हैं। विराट ने केवल अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ। मुझे अभी भी रात के खाने के लिए घर जाना है। विराट तैयार हो गया और इलेक्ट्रिक स्कूटर की ओर बढ़ा, जो काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। पहले मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा ध्यान खींचती थी। वहीं रुक जाओ, फैंग शियाओ ने चिल्लाकर कहा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात उसके जैसे किसी व्यक्ति से होगी, कोई ऐसा व्यक्ति जो बाइकर गैंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता हो। यह आदमी तो हद से ज़्यादा साहसी है। उसने उसके लोगों को पीटा और अब जाना चाहता है। बिल्कुल नहीं, उसे जाने मत दो। बाइकर गैंग के अन्य सदस्य भी चिल्लाने लगे। बाइकर गैंग की स्थापना के बाद से उन्हें कभी भी इस तरह के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा था। एक भी सदस्य इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। विराट स्कूटर पर सवार हो गया, थ्रॉटल घुमाकर निकल जाने के लिए तैयार। स्कूटर काफ़ी सुविधाजनक था। फिर उसने फैंग शियाओ और अन्य लोगों की आवाज़ें सुनी। वह मन ही मन सोच रहा था कि ये लोग कितने अजीब हैं, उसे जाने नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे उसे एक अच्छा इंसान समझते हों और उसे खाने के लिए अपने पास रखना चाहते हों? विराटमना करना चाहता था। पथभ्रष्ट युवाओं को शिक्षित करना एक नागरिक का कर्तव्य था, एक मामूली बात। ठीक है, आप जानते हैं कि मुझे भूख लगी है और आप मुझे रात का खाना खिलाना चाहते हैं। आप लोग वाकई कमाल के हैं। फैंग शियाओ हक्का बक्का रह गई। यह आदमी तो बिल्कुल बेशर्म था। वह इससे पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली थी। बाइकर गैंग के सदस्य भी उनके गाल फड़क रहे थे। क्या आप उन्हें रात के खाने पर ले जाएंगे? हाँ, उसे बुरी तरह से सबक सिखाना ज़्यादा सही रहेगा। हे भगवान, यह आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना ही आकर्षक व्यक्ति हूँ। छोटी लाल, मेरी इतनी प्रशंसा मत करो, विराट ने अपनी आस्तीन लहराते हुए कहा। वास्तव में जाने का समय हो गया था। तुम वहीं खड़े रहो। फैंग शियाओ चिल्लाए, मैं तुमसे स्पष्टीकरण मांग रही हूँ। तुमने मेरे लोगों को पीटा और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही बचकर निकल जाओगे।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से घर नहीं जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? पैदल चलना चाहिए। मेरा घर तो बहुत दूर है। विराट थोड़ा हैरान था, यह महिला मेरे घर पहुंचने के तरीके को लेकर इतनी चिंतित क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरे आकर्षण से मोहित हो गई हो? आजकल की लड़कियां ऐसी कैसे हो सकती हैं? हाँ, मैं हैंडसम तो हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इतनी जल्दी भावुक हो जाएं। तुम, फैंग शियाओ शियाओ गुस्से से फट पड़ने ही वाली थी। यह विचित्र वस्तु कहाँ से आए? रेड, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊंगा। मैं आपको अपना नंबर दे दूं और वहां पहुंचने पर आपको कॉल कर लूं तो कैसा रहेगा? विराट ने समझौता करते हुए कहा। चूंकि लड़की को उसकी चिंता थी, इसलिए एक पुरुष होने के नाते वह मना नहीं कर सका। अगर उसने ऐसा किया और वह दिल टूट गई और मान लीजिए किसी इमारत से कूद गई, तो उसने पाप किया होगा। ये फैंग शियाओ शियाओ सचमुच पीड़ा से पागल होने वाली थी। बाइकर गैंग के अन्य सदस्यों को लगता था कि विराट द्वितीय प्रतिभा का धनी था। वे शियाओ शियाओ का फोन नंबर भी जानना चाहते थे। यह आदमी सचमुच बहुत चालाक और सरासर बेशर्म था। उन्होंने कभी किसी को इतना निर्लज नहीं देखा था। ये देखकर कि और कोई समस्या नहीं है, विराट संतुष्ट हो गया। तो मैं चलता हूँ। बिल्कुल नहीं, फैंग शियाओ शियाओ चिल्लाते चिल्लाते अपनी आवाज़ खराब कर चुकी थी। वह इस सन की व्यक्ति को लड़ाई में हरा नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे अपने भाइयों का साथ देना था। अचानक उसकी आंखों में एक चमक उठी। उसे एक विचार आया। जैसा कि उम्मीद थी, दोनों भाई उस अजीबोगरीब लड़के को बीच वाली उंगली दिखा रहे थे क्योंकि वे उसके साथ दौड़ लगाना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनसे रेस लगाए। क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? फैंग शियाओ शियाओ ने पूछा। दौड़। विराट एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। कौन सी जाति? खाना सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, है ना? लेकिन फैंग शियाओ शियाओ के मुंह से ये शब्द सुनकर विराट के पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। कुछ लोगों के शब्दों में जादुई शक्ति होती है। एक बार बोले जाने पर वे दूसरों को मना करने में असमर्थ बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह रेस के बाद जा सकता है। भूख से व्याकुल विराट तुरंत सहमत हो गया। रेस? बिल्कुल, हम रेस करेंगे। हम किस बात की रेस लगा रहे हैं? बस ये कह दो। खैर, मैं ही जीतूंगा। ये शब्द सुनते ही सबके माथे पर काले निशान पड़ गए। बिना रेस में भाग लिए ही यह अजीबोगरीब शख्स जीत को लेकर इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है? फैंग शियाओ शियाओ मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन दौड़ पर एक शर्त लगी है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे भाइयों को सफाई देनी होगी। बात यह है, अगर तुम हार गए तो मेरे भाई को मारने वाला हाथ काट दिया जाना चाहिए। उसके बारे में कैसा है? ये सुनकर बाकी बाइकर गैंग के सदस्य खुशी से झूम उठे, अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर ताली बजाने लगे और गरज 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 के नारे लगाने लगे। विराट को आखिरकार बात समझ आ गई। उसका हाथ काट दो। यह महिला सचमुच निर्दयी थी, सचमुच उसका हाथ चाहती थी। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आई। ठीक है, चलो दौड़ लगाते हैं। मुझे भूख लगी है, विराट ने कहा। अच्छा, यही तो भावना है। चलिए अब रेस लगाते हैं। आपकी गिरी हुई बाइक को देखकर लगता है कि आप भी मोटरसाइकिल सवार हैं। तो चलिए साइकिल रेस करते हैं, फैंग शियाओ शियाओ ने कहा। बाइकर गैंग के सदस्य और भी जोर से दहाड़ने लगे। उनकी आंखें उत्साह से लगभग चमक रही थीं। बहुत बढ़िया, आखिरकार हमें एक बार फिर शियाओ शियाओ की प्रतिभा देखने को मिलेगी। सही, शियाओ शियाओ जियानगहाई की स्ट्रीट रेसिंग में नंबर 1 खिलाड़ी है। वह तो जीत ही जाएगी। हाँ, ये सभी टिप्पणियां विराट ने सुनी। स्ट्रीट रेसिंग? उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वह टैंक रेसिंग करना जानता था। मोटरसाइकिल चलाने और टैंक चलाने में इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता। अच्छा, आप जो भी कहें, लेकिन अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? विराट शब्दों को व्यर्थ नहीं करना चाहता था, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं था। उस महिला ने केवल अपनी जीत का जिक्र किया, यह नहीं बताया कि अगर वह जीत जाता तो क्या होता। किसी भी नस्ल के कुछ फायदे तो होने ही चाहिए, है ना? तुम नहीं जीत पाओगे, फैंग शियाओ शियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसी क्षण बाइकर गैंग के सभी सदस्यों ने विराट की ओर अपनी बीच वाली उंगली उठाई, जो उपहास का एक इशारा और बाइकर गैंग की एक परंपरा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ उठाए, उन्होंने तुरंत उन्हें वापस खींच लिया। उस लंबे दुबले पतले आदमी के भयानक अंजाम को याद करते हुए उन्होंने फिर से हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर विराट चिढ़ गया। इन लोगों को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? फैंग शियाओ शियाओ के मनमोहक चेहरे और उसके गुलाबी छोटे होठों को देखकर विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके मन में एक विचार आया। कौन कहता है कि मैं जीत नहीं सकता? अगर मैं जीत गया, रेड, तो मुझे एक चुंबन दो। विराट मुस्कुराया।